सबने उसे एक कमजोर अनाथ समझा जिसकी ई रैंक स्किल्स के साथ नई दुनिया में कोई वैल्यू नहीं थी, जिस वजह से उसे मरने के लिए फेंक दिया गया और उसने कसम खाई कि वो उन सभी से अपना बदला जरूर लेगा। कहानी एक बच्चे से शुरू होती है जिसे उसके सौतेले पिता ने मारपीट की क्योंकि उसने खाने में बहुत ज्यादा टाइम लिया और उसका फेस ईविल ब्रैट जैसा है। बच्चा बार बार माफी मांगता है लेकिन पिता की पिटाई रुकती नहीं। उसकी माँ पास बैठी है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब मिमोरी का पुराना सपना है। मिमोरी जागता है और देखता है कि उसकी क्लास की प्रेसिडेंट अयाका को ओयामाडा नामक एक लड़का परेशान कर रहा है। ओयामाडा अयाका की किताब वापस देने से मना कर रहा है और उसे और चिढ़ाते हुए रोमांस नॉवेल के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाता है। बाकी स्टूडेंट्स इस बुलिंग को अनदेखा कर रहे हैं। क्लास एक फील्ड ट्रिप पर है और मेमोरी देखता है कि उसके साथी सिर झुकाए हुए हैं ताकि बुलिंग को इग्नोर किया जा सके, जबकि क्लास के एलीट्स हंसते रहते हैं। टीचर को भी कोई परवाह नहीं है और वो सोते रहते हैं। मेमोरी सोचता है कि अगर वह बीच में आकर इंटरवेन करता है तो कूल लगेगा, लेकिन उसे याद आता है कि वह बस एक लूजर है और वो कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा। जब अयाका बहुत परेशान हो जाती है तो मेमोरी हिम्मत करके ओयामाडा से कहता है कि अयाका की किताब वापस कर दे। ओयामाडा मेमोरी की हिम्मत देखकर चौंक जाता है लेकिन किताब देने से मना कर देता है और अब मेमोरी को भी परेशान करने लगता है। तभी एक एलीट जिसका नाम किरिहारा है ओयामाडा को रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे इस बहस से चिढ़ हो रही है। सभी लोग किरिहारा को बहुत कूल मानते हैं क्योंकि उसने सिचुएशन को संभाल लिया। ओयामाडा अयाका से माफी मांगता है लेकिन वह अभी भी मेमोरी से किलसा हुआ है और फिर वो क्लास के शांत बच्चे को तंग करना शुरू कर देता है। टीचर अंततः उसे रोकता है और बताता है कि ओयामाडा दूसरों को तंग कर सकता है, लेकिन जब वहाँ टीचर मौजूद न हो मेमोरी को लगता है कि उसने यह सब सपने की वजह से किया। तभी सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं जब उन्हें एक अजीब जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। एक लेडी जो खुद को गॉडेस विसियस बताती है और उन्हें दूसरी दुनिया के हीरोज कहती है। वह समझाती है कि उसकी दुनिया में जब भी ग्रेट डीमन एम्पायर प्रकट होता है तो वे दूसरी दुनिया से हीरोज को बुलाते हैं। 200 साल पहले डीमन एम्पायर को हीरोज ने हराया था, लेकिन अब वो खतरनाक बुराई फिर से उभर आई है। ये स्टूडेंट्स उसके लिए हीरो हैं, इसलिए वह उनसे मदद मांगती है। स्टूडेंट्स विश्वास नहीं कर पाते कि वे किसी दूसरी दुनिया में हैं और सोचते हैं कि ये बस एक प्रैंक है या शायद वे सभी एक कार क्रैश में मर गए हैं। सभी घबरा जाते हैं लेकिन टीचर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें गॉडेस की बात सुननी चाहिए। मेमोरी आसपास देखता है और पुराने सामान और सुनहरी आंखों वाली गॉडेस को देखकर उसे विश्वास होता है कि वे सच में किसी दूसरी दुनिया में हैं। किरिहारा पूछता है कि अगर वे डीमन एम्पायर से लड़ने से मना कर दें तो क्या होगा। गॉडेस बताती है कि वे अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाएंगे। रिवर्स समनिंग रिचुअल करने का एकमात्र तरीका एक स्पेशल एलिमेंट डीमन किंग की एसेंस है। इसके दो ही तरीके हैं, पहला डीमन किंग का दिल प्राप्त करना और दूसरा डीमन किंग को हराकर उसकी एसेंस को क्रिस्टल में डालना। ओयामाडा गुस्से में है कि उन्हें डीमन एम्पायर से लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन गॉडेस उनसे मदद की भीख मांगती है। अयाका कहती है कि वे नॉर्मल इंसान हैं और हीरो बनने से बहुत दूर हैं। गॉडेस उन्हें भरोसा दिलाती है कि उनके पास वो पावर्स हैं जो दूसरों के पास नहीं है। मेमोरी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ओयामाडा इस प्रैंक से तंग आ चुका है और मेमोरी को लगता है कि वो गॉडेस को इरिटेट कर रहा है। अभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं जब एक कैदी को एक डीमन द्वारा खा जाने के लिए लाया जाता है। गॉडेस उस डीमन को फायर स्पेल से मार देती है, लेकिन स्टूडेंट्स अब भी डिल्यूजन में हैं और उन्हें लगता है कि उसका हमला सीजीआई था। गॉडेस टॉपिक बदलती है और घोषणा करती है कि अब सभी स्टूडेंट्स की हिडन स्किल्स रिवील करने का समय है। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके क्रिस्टल बॉल को छूते हैं और जब वो ग्लो करती है तो इसका मतलब है कि उनके पास एक स्पेशल स्किल है। ओयामाडा का लाइट अचानक बहुत ब्राइट हो जाता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उसके पास जबरदस्त पावर है। ओयामाडा जो पहले हीरो बनने को लेकर नेगेटिव था अब सोचता है कि हीरो बनना कितना शानदार हो सकता है। फिर किरिहारा का नंबर आता है और उसकी पावर इतनी जबरदस्त होती है कि क्रिस्टल बॉल चकनाचूर हो जाता है। इसका मतलब है कि वह एस क्लास हीरो है जो सबसे ऊंची रैंक है। ओयामाडा जो खुद ए क्लास है यह मानता है कि किरिहारा चाहे किसी भी दुनिया में हो वो हमेशा टॉप रैंक में रहता है। अयाका भी एस क्लास हीरो है और गॉडेस चौंक जाती है कि उनके पास तीसरा एस क्लास हीरो है। आमतौर पर एक भी एस क्लास हीरो मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए गॉडेस कहती है कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन समनिंग है। अब मेमोरी का नंबर आता है। जब मेमोरी क्रिस्टल को पर्पल में चमकाता है तो उसे समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। मेमोरी की चमक बाकी सबसे कमजोर होती है। गॉडेस उसकी रैंक बताने के बजाय उसे इग्नोर कर देती है। मेमोरी को फिर से एहसास होता है कि वह बहुत कमजोर है और वह इसे मान लेता है। फिर क्लास का चुप रहने वाला बच्चा यासु क्रिस्टल को ब्लैक में चमकाता है। गॉडेस बताती है कि ऐसा सिर्फ एक बार पहले हुआ था और उस समय भी ब्लैक क्रिस्टल ने एक डार्क हीरो को सबसे ताकतवर ए क्लास हीरो बना दिया था। यासु गर्व से हंसता है और कहता है कि उसे पता था कि उसकी बारी आएगी। फिर गॉडेस सभी को बताती है कि कैसे वे अपनी स्टैट्स चेक कर सकते हैं। मेमोरी की स्टैट्स बहुत कम होती हैं और उसके पास एक यूनिक स्किल है जिसे स्टेटस एलिमेंट्स कहते हैं। ओयामाडा बोर हो जाता है और हीरो बनने की जल्दी करता है। टीचर गॉडेस के प्रति सम्मान दिखाने को कहता है, लेकिन ओयामाडा उसे चुप करवा देता है, यह बताते हुए कि टीचर खुद डी क्लास हीरो है। गॉडेस फिर कहती है कि सिर्फ एक रिचुअल बाकी है और उसे मेमोरी को सामने बुलाना है। मेमोरी को समझ में नहीं आता क्यों, तो गॉडेस बताती है कि वह सबसे कम रैंक का है, यानी ई क्लास।
गॉडेस कहती है कि सबसे कमजोर हीरो हमेशा बाकी हीरोज को पीछे खींचता है, इसलिए उन्होंने तय किया है कि हर बार समनिंग के बाद सबसे कमजोर हीरो को मार दिया जाएगा। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है और वो सबसे लो रैंक हीरो को एक चांस देते हैं। उसे एक खतरनाक जगह रूइंस ऑफ डिस्पोजल में भेजा जाएगा। अगर वह वहाँ जीवित रहकर बाहर निकलता है तो उसे फ्रीडम मिल जाएगी। मेमोरी को नहीं पता कि ये रूइंस कितने खतरनाक हैं। बहुत से क्रिमिनल्स और हीरोज को वहाँ भेजा गया है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। मेमोरी अपनी यूनिक स्किल का हवाला देकर बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडेस बताती है कि स्टेटस एलिमेंट्स स्किल्स बहुत ही बेकार हैं। उनकी सक्सेस रेट कम होती है और जब ये काम भी करती हैं तो उनका असर बहुत ज्यादा देर तक नहीं होता। गॉडेस ये भी बताती है कि मेमोरी की स्टैट्स भी बहुत कम हैं और अगर वह लेवल अप भी करेगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेमोरी को यह नाइंसाफी लगती है कि उसे केवल सजा देने के लिए बुलाया गया है, लेकिन किरिहारा कहता है कि उसे बस जाकर रिचुअल शुरू करना चाहिए। बाकी सभी लोग भी उसे जल्दी जाने के लिए कहते हैं। मेमोरी थोड़ा बेहतर महसूस करता है जब यासु नाम का लड़का पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। यासु, जो हमेशा मेमोरी के प्रति अच्छा रहा है, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, वो कहता है कि मेमोरी की रैंक बहुत लो है, वो उस जैसे को मुंह नहीं लगाना चाहता और फिर वो उसे ट्रैश हीरो कहकर बुलाता है। मेमोरी शॉक हो जाता है और फिर गॉडेस रिचुअल शुरू करती है। हर हीरो को समनिंग के समय एक खास आइटम मिलता है, लेकिन मेमोरी को एक साधारण लेदर बैग मिलता है। बैग पर जो जेम्स है वह तभी चमकता है जब उसमें मैजिक डाला जाता है और बस यही इसकी खासियत है। फिर अचानक से अयाका मेमोरी के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन गॉडेस उसे तुरंत नॉकआउट कर देती है। गॉडेस कहती है कि मेमोरी को भूल जाओ क्योंकि वह अब बचेगा नहीं। वह बाकी हीरोज को विनर मानती है और बताती है कि उन्हें देखना होगा कि मेमोरी जैसे लूजर्स का क्या हाल होता है। मेमोरी का गुस्सा फट पड़ता है और वह गॉडेस पर पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है। गॉडेस बताती है कि उसके पास हमेशा एक डिफेंसिव बैरियर होता है जो स्टेटस एलिमेंट स्पेल्स को रोकता है। गॉडेस मेमोरी को अलविदा कहती है और सभी हैरान हो जाते हैं जब किरिहारा एक अटैक स्पेल का उपयोग करता है। वह माफी मांगता है, कहता है कि वह बस टेस्ट कर रहा था। रिचुअल जारी रहता है और सभी खुश होते हैं कि उनका और समय बर्बाद नहीं होगा। गॉडेस पूछती है कि क्या मेमोरी आखिरी बार कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह बस रोने लगता है। अचानक हम मेमोरी को उसके छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं। वह रो रहा है और उसका दूसरा सेल्फ उसे बताता है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले अपनी भावनाओं को दबाने और अपने आप को हार्मलेस इंसान दिखाने की, वह अपने असली रूप को छिपा नहीं सकता। वो उसे अपने असली रंग दिखाने और अपनी दबाई हुई सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए कहता है। मेमोरी का असली रूप सामने आता है। वो अपनी वीक पर्सनैलिटी को छोड़ देता है और गॉडेस को गुस्से में गाली देता है। सभी लोग चौंक जाते हैं और मेमोरी कहता है कि अगर वह जिंदा वापस आता है तो वो उन सभी से उनके किए का हिसाब लेगा। मेमोरी को रूइंस में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पूरी तरह से अंधेरा है। वह जैम में मैजिक डालता है और एक्सप्लोर करने लगता है। तभी मेमोरी किसी तरह एक मॉन्स्टर के अटैक से बचता है और अपनी जान बचाते हुए दौड़ता है। मेमोरी को महसूस होता है कि उसकी और मॉन्स्टर की ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। वह डर के मारे ग्लोइंग जेम को छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि यही बीस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। मेमोरी को एहसास होता है कि वह वास्तव में डर नहीं रहा है, बल्कि वह निराश है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसकी स्टैट्स बहुत खराब हैं और उसकी स्किल भी यूजलेस है। वह मानता है कि यहीं पर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अचानक मेमोरी में एक नया हौसला जाग उठता है जब वो याद करता है कैसे गॉडेस और उसके क्लासमेट्स ने उसके वीक होने पर उसे यहाँ मरने के लिए भेज दिया। वो ऐलान करता है कि उसको अब पावर्स चाहिए। वो पैरालिसिस स्पेल का यूज करके उस खतरनाक मॉन्स्टर को रोकता है और वहाँ से भाग निकलता है। मेमोरी हैरान होता है कि उसकी स्किल काम कर रही है और वह सोचता है कि यह एक मिरेकल हो सकता है, लेकिन तभी उसकी नजर नए मॉन्स्टर पर जाती है जो उसके सामने आ जाता है। वो रोने लगता है कि अब वो पक्का मारा जाएगा। अनु अपनी लाइफ को बचाने के लिए मेमोरी फिर से अपना स्पेल ट्राई करता है और ये देखकर चौंक जाता है कि उसकी स्किल फिर से काम कर रही है। उसे एहसास होता है ये मिरेकल नहीं है, उसकी काबिलियत दूसरों से अलग है। मेमोरी के पास अभी बूस्ट खत्म हो चुकी है और उसकी खुद की मैजिक पावर भी बहुत कम रह गई है। वह डरता है कि उसकी स्किल के लिए यह काफी नहीं होगा, लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब वह मॉन्स्टर पर एक पॉइजन स्पेल यूज कर पाता है। इसका असर भी बहुत अच्छा होता है और उसे लगता है कि मॉन्स्टर की रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेमोरी का मैजिक पावर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। वो सोचता है कि अगर वह अपनी स्टेटस एलिमेंट स्किल फिर से यूज करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा। तभी अचानक पहले वाला मॉन्स्टर फिर से सामने आ जाता है और मेमोरी को लगता है कि जैसे फिल्म्स में होता है कोई उसे बचाने आएगा। मेमोरी को अब समझ में आ जाता है कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला है। उसे याद आता है कि कुछ समय पहले कैसे उन लोगों ने उसको ट्रीट करा था और बचपन में उसे कितना पीटा गया था। उसकी फ्रस्ट्रेशन अब अपने चरम पर पहुंच जाती है और उसे लगता है कि वह सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है, इसलिए कोई उसे बचाने नहीं आएगा। मेमोरी जानता है कि अब वो दूसरों के भरोसे नहीं रह सकता, बल्कि उसे अपने सर्वाइवल की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। उसके अंदर की ताकत सब कुछ जीतने की चाह रखती है, इसलिए वह तय करता है कि उसकी सर्वाइवल की लड़ाई अब शुरू होती है। वह सबसे पहले पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। उसका सिस्टम बताता है कि एक ही स्किल को बार बार एक ही टारगेट पर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। फिर वह एक नई एबिलिटी खोजता है और अंततः मॉन्स्टर को स्लीप पर डाल देता है। वह एक ही स्किल को बार बार नहीं यूज कर सकता, लेकिन वह अलग अलग इफेक्ट्स को
को जोड़ सकता है, इसलिए वह मॉन्स्टर को पॉइजन से खत्म करता है। अब उसकी नेचुरल मैजिक पावर खत्म हो रही है और वह बहुत थक गया है। तभी मेमोरी के सामने एक के बाद एक मॉन्स्टर की भीड़ आ जाती है। मेमोरी तय करता है कि उसे पूरी ताकत से लड़ना होगा और सारी मैजिक पावर का रिस्क उठाना होगा। वह बार बार पैरालाइज का इस्तेमाल करता है और ये काम करता है, लेकिन उसकी एमपी तेजी से खत्म हो रही है। वह बेहोश होने की स्थिति में पहुंच जाता है और हालात और भी बुरी हो जाती हैं जब और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। मेमोरी समझ जाता है कि अभी उसे अपनी मैजिक पावर की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए वह पैरालाइज्ड कई बार और यूज करता है। हालांकि कई मॉन्स्टर्स बच जाते हैं और मेमोरी अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है। वह हार मानने से इनकार करता है और एक आखिरी अटैक करने की कोशिश करता है। किस्मत से उसे लेवल अप मिलता है, जिससे उसकी मैजिक पावर फिर से रिस्टोर हो जाती है। मेमोरी फिर से पैरालाइज्ड का उपयोग करता है और अपनी जिंदगी को बचा लेता है। उसे एहसास होता है कि पिछले मॉन्स्टर को हराकर उसने काफी एक्सपी मिली है और वह एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह फिर से लड़ सकता है। अब मेमोरी की स्किल लेवल 2 तक पहुंच जाती है और वह एक साथ मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है। वह कई मॉन्स्टर को पैरालाइज्ड करता है और उन्हें पॉइजन करता है। मेमोरी अब देखता है कि उसकी स्किल्स बहुत प्रभावी हैं और उसकी स्टैट्स भी बढ़ रही हैं। सभी मॉन्स्टर उसकी पॉइजन से गिर जाते हैं और वह कई बार लेवल अप करता है। उसकी स्लीप स्किल भी लेवल 2 तक पहुंच जाती है और अब वो कॉन्फिडेंस से भर जाता है कि वो किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकता है। जब वो आगे की लड़ाई के लिए बढ़ता है तो वो ये देख हैरान हो जाता है कि सभी मॉन्स्टर भागने लग रहे हैं। फिर उसे एक डेड बॉडी से कुछ पहनने को मिलता है और सोचता है कि उसे खाना और पानी ढूंढना चाहिए। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो मॉन्स्टर को खाने का फैसला करता है। लेकिन मॉन्स्टर की स्किन बहुत हार्ड है, इसलिए वह इसकी आंख निकालने का फैसला करता है। ये खाने में बहुत डिस्गस्टिंग लगता है और जब वह इसे चबाता है तो वह उल्टी कर देता है। मेमोरी सोचता है कि शायद मॉन्स्टर का शरीर पॉइजन से भरा हुआ है। अब चीजें काफी खराब हो गई हैं और मेमोरी समझ जाता है कि यह जगह सचमुच किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए बनाई गई है। मेमोरी भूखा था, लेकिन उसने देखा कि उसके बैग की लाइट का रंग बदल गया है और बैग अब पहले से भारी लग रहा है। जब उसने बैग खोला तो उसे सोडा और जर्की मिली। मेमोरी ने खुशी से खाना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता कि बैग कैसे काम करता है और क्या ये फिर से खाना देगा, लेकिन वह खुश है कि उसे ये मिला। थोड़ी देर बाद मेमोरी ने एक विशाल मॉन्स्टर आर्मी को हराया। सारे मॉन्स्टर्स पैरालाइज्ड हैं और अब वो उन पर पॉइजन के असर का इंतजार कर रहा है। मेमोरी एक विशाल ड्रैगन की पीठ पर बैठा है और सोचता है कि अब बस कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही मॉन्स्टर्स गिरने लगते हैं, मेमोरी और भी लेवल अप करता है। वह यह देखकर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। मेमोरी को अपने बचपन की याद आती है, जब उसने बदला लेने का सपना देखा था। उसने सोचा था कि उसे अपने पिता को खत्म करना होगा, इससे पहले वो उसे मार डाले, लेकिन किस्मत से उसकी आंटी और अंकल ने उसे अपनाया और परिवार का प्यार दिया। उन्होंने उसे काइंडनेस और एम्पैथी सिखाई और मेमोरी ने सोचा कि वह उनके जैसा बन गया है। लेकिन अब वह कुछ भी महसूस नहीं कर रहा और न ही किसी डर से कांप रहा है। वो अब अपने नए सेल्फ को स्वीकार करता है और ओल्ड सेल्फ को छोड़ देता है। मेमोरी एक आई मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है और एक रहस्यमय दरवाजे के पास मैजिक को एक जैम में डालता है। दरवाजा खुल जाता है और उसे कमरे में 2 लोग डेड मिलते हैं। मेमोरी हैरान होता है जब वह उन लोगों के पास रखे जैम देखता है और सोचता है कि शायद उसे उनकी जरूरत पड़ेगी जब वो वापस लौटेगा। मेमोरी उन लोगों से उनके जैम्स लेने के लिए माफी मांगता है और दूसरे कमरों की खोज में निकलता है। कई 100 कमरों की जांच के बाद मेमोरी एक कमरे में पहुंचता है जो बाकी कमरों से ज्यादा मैजिक पावर ले रहा है। जब वह कमरे में जाता है तो उसे एक और डेड बॉडी मिलता है और उस पर एक लेटर है। उस आदमी का नाम एंगलन था और वो हीरो ऑफ डार्कनेस के रूप में जाना जाता था। मेमोरी को याद आता है कि गॉडेस ने इस आदमी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो कहा था। लेटर में लिखा है कि गॉडेस ने उन्हें जबरदस्ती अपनी ताकत से इस जगह टेलीपोर्ट करा क्योंकि अब उसे उनकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने सोचा कि वो इस प्रिजन में जल्दी ही मर जाएगा, इसलिए उसने कुछ छोड़ा है अगर कोई उसे ढूंढे। मेमोरी गॉडेस को गालियां देता है क्योंकि उसने कहा था कि डीमन एम्पायर बुरा है, लेकिन वो खुद उससे भी बुरी है। मेमोरी को लगता है कि वो भी ज्यादा अलग नहीं है क्योंकि वो सिर्फ रिवेंज लेना चाहता है और उसे दुनिया को बचाने की परवाह नहीं है। मेमोरी को डार्क हीरो द्वारा छोड़ी गई किताब मिलती है जो मैजिक आइटम्स और वेपन्स रेसिपी से भरी हुई है। उसे एक फॉरबिडन मैजिक का स्क्रोल भी मिलता है, लेकिन वह उसकी लिखावट नहीं पढ़ सकता। अगर वह इसे डिकोड कर सके तो ये गॉडेस के खिलाफ एक गेम चेंजर हो सकता है। फिर मेमोरी एक पेज को देखकर चौंक जाता है जिसमें सोल ईटर के बारे में चेतावनी है। ये वही जीव है जिसने यहाँ सबकी जान ले ली थी। मेमोरी आगे की खोज में निकलता है और एक दरवाजा देखता है जो बिना किसी लॉकिंग मैकेनिज्म के नहीं खुलेगा। वह सोचता है कि ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है और साथ ही उसे समझ आता है कि सोल ईटर नजदीक हो सकता है। सोल ईटर इतना खतरनाक है कि सबसे बड़े हीरो भी इसे हरा नहीं पाए। मेमोरी ने अब तक जितना लेवल बढ़ाया है उसे उम्मीद है कि वह इसे हरा सकेगा। वह एक फेस पाता है और सोचता है कि उसके सिर में जो हॉर्ब है वही उसे फाइनल दरवाजा खोलने में मदद करेगा। ये फेस सोल ईटर का है और ये उसके थोड़े से भी मूवमेंट पे उसे गोली मारने लगता है। सोल ईटर ने कोई मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन उसे ऑर्ब की जरूरत है, इसलिए मेमोरी को अपनी जान की बाजी लगानी होगी। मेमोरी को अपनी स्टेटस एलिमेंट स्किल को एक्टिवेट करने के लिए लाउडली बोलना पड़ेगा, लेकिन अचानक सोल ईटर खुद को मूव करता है। यह एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को भी हरा दिया और उसे समझ आ जाता है कि ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है।
सोल ईटर अब वॉमिट करके मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है और मेमोरी को एहसास होता है। सोल ईटर उसे दिखा रहा है कि उसके विक्टिम्स मरने के बाद किस तरह के दिखते हैं। मेमोरी उन मॉन्स्टर को पैरालाइज्ड और पॉइजन करने में झिझकता है क्योंकि वे इंसानों की तरह दिखते हैं। मेमोरी सोल ईटर को यह बताता है कि वह इंसानों की सोल से टॉयज की तरह खेल नहीं सकता, वो उन पे पॉइजन यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी भी खुद को एक इंसान मानता है। मेमोरी को टॉर्चर करके सोल ईटर का मजा बढ़ जाता है और वो और भी मॉन्स्टर्स बनाता है। मेमोरी पूरी तरह से डर जाता है, वो उन क्रीचर को पीछे हटने को बोलता है। सोल ईटर जोर जोर से हंसने लगता है और उसे तड़पता देख एंजॉयमेंट से भर जाता है। अचानक मेमोरी का एक्सप्रेशन बदल जाता है, वो सोल ईटर को पैरालाइज करता है और बताता है कि ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेमोरी बताता है कि उसके द्वारा किए गए एक्ट का मकसद ये था कि सोल ईटर अपने शिकार को तड़पता दे, इतना एंजॉय करे कि वो अपना ध्यान भटका ले। उसने इतना भी नोटिस नहीं किया कि मेमोरी ने अपना लेफ्ट हाथ नीचे नहीं करा है। उसका घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है और मेमोरी उसे हराने में सफल हो जाता है। मेमोरी की पैरालाइज्ड स्किल लेवल 3 तक पहुंच जाती है और वह बताता है कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। वह अब अपने ओल्ड सेल्फ को छोड़कर नए सेल्फ को अपनाता है और बताता है कि उसने बचपन में अपने आप को हार्मलेस दिखाने की बहुत मेहनत की थी। उसने अपने आप को काइंड बनाकर इतना बेवकूफ बनाया कि वो भूल गया कि वो असल में कौन है। वो सारी सोल मॉन्स्टर्स को पॉइजन करता है और कहता है वो इनके लिए कुछ भी फील नहीं करता, ये बस सोल ईटर के द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर्स है। सोल ईटर दर्द में कराहता है। मेमोरी को गर्व होता है कि उसने अपने सबसे कमजोर होते हुए भी इसे हराया है। मेमोरी सोल ईटर का मजाक उड़ाता है कि उसने एक कमजोर इंसान से हार मान ली जिसे डंजन में मरने के लिए भेजा गया था। सोल ईटर भागने की कोशिश करता है लेकिन इससे मेमोरी को पता चलता है कि उसकी पैरालाइज्ड स्किल मूवमेंट करने पर और ज्यादा डैमेज देती है। मेमोरी आखिरकार सोल ईटर को पॉइजन करता है और उसकी स्किल लेवल 3 पर पहुंच जाती है। मेमोरी फाइट को अपनी स्लीप स्पेल से खत्म कर देता है और सोल ईटर द्वारा इस्तेमाल किए गए सोल मेमोरी को धन्यवाद देती हैं। वो उसे बताती हैं कि वे उसे पूरे समय देख रही थी और उन्हें उम्मीद है कि वह उनके जीम्स का सही इस्तेमाल करेगा। डार्क हीरो भी वहाँ होता है और मेमोरी को गॉडेस से रिवेंज लेने के लिए कहता है। मेमोरी सोल ईटर से ऑब लेता है और उसे एग्जिट दरवाजा खोलने के लिए यूज करता है और फिर वह डंजन को अलविदा कहता है। बाहर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं ताकि वे एक्सपी पॉइंट्स जुटा सकें। ओयामाडा एक वुल्फ का पीछा कर रहा है और किरीहारू उसके लेवल 18 पर पहुंचने से खुश है। वहीं शांत लड़का यासु एक मॉन्स्टर को तड़पते हुए देख रहा है और वो पागलों की तरह हंस रहा है। एक लड़की जिसका नाम आगी है दूसरी लड़की को डराती है और कहती है कि उनकी क्लास जल्द ही टूट जाएगी। उनके पास बहुत बड़े ईगो हैं और क्लासेस असाइन करने से कोई हेल्प नहीं हुई। आगी का कहना है कि स्टूडेंट्स ग्रुप्स में बंट जाएंगे, इसलिए वह इस डरपोक लड़की को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती है। यह लड़की सिर्फ डी रैंक की है इसलिए वह किरीहारू के ग्रुप में नहीं जा सकती और आगी को लगता है कि अयाका अपना खुद का ग्रुप बनाने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। इस डरपोक लड़की का नाम काबातो है और आगे उसे बताती है कि अगर वो उसकी ग्रुप में शामिल नहीं हुई तो वो कहीं भी फिट नहीं हो पाएगी। आगे मानती है कि अगर वे डीमन एम्पायर को हरा देते हैं और अपने वर्ल्ड में वापस आते हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। गॉडेस ने स्टूडेंट्स को एक टेस्ट असाइन किया है जिसमें उन्हें मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। काबातो ने असाइनमेंट पूरा नहीं किया है इसलिए आगे कुछ लड़कियों को एक मॉन्स्टर लाने के लिए कहती है ताकि काबातो की मदद हो सके। काबातो हिचक रही है लेकिन आगे याद दिलाती है कि अगर उसने मॉन्स्टर को नहीं मारा तो उसे भी मेमोरी की तरह खत्म किया जाएगा। काबातो डर के मारे मॉन्स्टर को मार देती है। आगे उसे टेस्ट पास करने के लिए बधाई देती है और बताती है कि काबातो अब उनकी ग्रुप की सदस्य बन गई है। काबातो बहुत बुरा महसूस करती है और उसे याद आता है जब मेमोरी ने एक घायल बिल्ली को बचाया था। वह मॉन्स्टर को मारने के बाद बहुत बुरा महसूस करती है और माफी मांगती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ अयाका होश में आती है और गॉडेस द्वारा मारे गए पंच का दर्द महसूस करती है। अयाका गॉडेस से मेमोरी के बारे में बात करने जाती है लेकिन गॉडेस कहती है कि कुछ नहीं किया जा सकता। गॉडेस का कहना है कि सबसे कमजोर हीरो को खत्म करना किंगडम की पॉलिसी है और वह अपनी फेक अफसोस जताती है। अयाका चौंक जाती है जब गॉडेस खुलासा करती है कि रिचुअल अभी भी जारी है। जब अयाका सो रही थी अन्य स्टूडेंट्स को एक टेस्ट पर भेजा गया ये देखने के लिए कि वो मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं या नहीं, जिसमें कई स्टूडेंट्स हो गए और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। गॉडेस उनके फेल होने पर अफसोस जताती है और कहती है कि जो हीरो अपने ड्यूटी को पूरा नहीं कर सकते उन्हें छोड़ देना चाहिए। अयाका गॉडेस के तरीके से नाखुश है लेकिन गॉडेस उसे याद दिलाती है कि जो बेकार हैं उन्हें हटाना जरूरी है। अयाका गॉडेस को याद दिलाती है कि वह एक एस क्लास हीरो है और घोषणा करती है कि वह उन स्टूडेंट्स की कमी को पूरा करने के लिए अपना ड्यूटी निभाएगी। इसके बदले में वह गॉडेस से उनके डिस्पोजल को रोकने की मांग करती है। गॉडेस स्वीकार करती है और उसे पहले पंच मारने के लिए माफी मांगती है। रूइंस के बाहर डार्क फॉरेस्ट में एक लड़की कुछ पीछा करने वालों से भाग रही है। मैगट्स और उसके ग्रुप उसे पकड़ने के करीब हैं और वे हॉली वॉचर्स के रूप में जाने जाते हैं। मेमोरी सरफेस पर लौटता है और अपनी स्टैट्स देखता है। उसे पता चलता है कि वह पैरालाइज को अपनी इच्छा से हटा सकता है और अपने पॉइजन को नॉन लीथल बना सकता है। इसका मतलब है कि वह टारगेट्स को बिना मारे भी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है। मेमोरी तय करता है कि उसे एक सोर्ड और बॉडीगार्ड चाहिए। तभी उसे कुछ स्लाइम्स मिलते हैं और ग्रुप एक स्लाइम को परेशान कर रहा है। मेमोरी उम्मीद करता है कि जो स्लाइम
स्लाइम बुली हो रहा है वह खुद के लिए खड़ा होगा, लेकिन वह बहुत कमजोर है और उसे बहुत ज्यादा नंबर्स का सामना करना पड़ रहा है। मेमोरी को छोटे स्लाइम पर दया आती है, लेकिन वह चौंक जाता है जब वह अपने बुलीज को पीछे धकेल देता है। मेमोरी उनके बीच दखल देता है और बुलीज को पैरालाइज और पॉइजन करता है। वह नोटिस करता है कि वह अपनी स्किल्स के सेटिंग्स को बदल सकता है। वह बुलीज को भगा देता है और केवल छोटे स्लाइम को छोड़ देता है। मेमोरी उसे बताता है कि वह उसकी हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित हुआ है और उसे हमला नहीं करने के लिए कहता है। मेमोरी छोटे स्लाइम को अलविदा कहता है, लेकिन वह उसे फॉलो करता है। मेमोरी समझता है कि ये भी उसकी तरह एक आउटकास्ट है और ये उसके साथ रहना चाहता है। प्रिंसेस भागते हुए थक गई है। वो समझ जाती है कि ये हॉली वॉचर्स का शिकार करने का तरीका है। मेमोरी स्लाइम के साथ टीम बनाता है और उसे अपनी बैग से नजर रखने के लिए कहता है। मेमोरी एंगलन द्वारा छोड़ी गई किताब पढ़ता है और उसे पता चलता है एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जो मॉन्स्टर्स को ताकतवर बनाता है। इसमें एक सोल्यूशन बनाने का तरीका भी है जो स्लाइम्स को बढ़ा सकता है। मेमोरी स्लाइम को बताता है कि वो रिवेंज लेने के मिशन पर है, इसलिए अगर वह उसके साथ रहेगा तो ये उसका भी लक्ष्य होगा। मेमोरी स्लाइम से पूछता है कि क्या वह इसके लिए तैयार है और स्लाइम पूरी तरह से तैयार है। मेमोरी इसे पिग्गी मारू नाम देता है और छोटा स्लाइम इस नाम से खुश है। मेमोरी किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है, इसलिए वो फॉरबिडन मैजिक और आर्ट्स का इस्तेमाल करने में हेजिटेट नहीं करेगा। दूसरी तरफ प्रिंसेस समझ जाती है कि वो हॉली वॉचर्स से बच नहीं पाएगी, इसलिए वो कुछ ऐसा इस्तेमाल करने का फैसला करती है जिसे वह नहीं चाहती थी। वह अपनी नींद को बलिदान देती है और एक स्पेल के बाद वह स्पिरिट रिगेलियास में बदल जाती है। अचानक हॉली वॉचर्स मेमोरी से टकराते हैं और उसे लूटने का फैसला करते हैं। मैगट्स मेमोरी पर अपनी नई सोर्ड का टेस्ट करना चाहता है। अन्य लोग उसे जल्दी से खत्म करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें प्रिंसेस का पीछा करना है। ये लोग प्रिंसेस और किसी भी अन्य लड़की के बारे में घिनौने बयान देते हैं। मेमोरी गुस्से में आ जाता है। वे मेमोरी को डरते हुए पीछे हटते हुए देखते हैं, इसलिए मेमोरी अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मैगट्स मेमोरी की जान लेने के लिए जाता है, लेकिन सभी लोग चौंक जाते हैं जब मेमोरी उसे पैरालाइज करता है। मेमोरी खुश है कि उसकी स्किल इंसानों पर भी असर करती है और वो बताता है कि वे डंजन्स के मॉन्स्टर्स जितने खतरनाक नहीं हैं। मेमोरी को इन लोगों से डर नहीं लगता, इसलिए वह उन्हें स्कमबैग्स कहता है। पिग्गी मारू भी गुस्से में है और मेमोरी तय करता है कि अगर उसे थग्स की जान लेनी पड़े तो वह परवाह नहीं करेगा। उसने पहले से ही तय कर लिया है कि वह अब से ब्लड लस्ट के साथ ब्लड लस्ट का सामना करेगा, जिसका मतलब है कि अगर जरूरी हुआ तो वह इंसानों की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाएगा। ठग समझ जाते हैं कि मेमोरी कितना डरावना है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि मेमोरी उन्हें पॉइजन कर देता है। मेमोरी को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और यहाँ प्रिंसेस नर्वस हो जाती है। वह अब हॉली वॉचर्स को महसूस नहीं कर पा रही है, इसलिए वह डरती है कि वे कुछ प्लान कर सकते हैं। अचानक उसे एक अलग व्यक्ति की प्रेजेंस का एहसास होता है। ये प्रेजेंस बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन ये बहुत बेचैन करने वाला है। तभी प्रिंसेस हमला करती है, लेकिन मेमोरी उसके पीछे से आता है और उसे पैरालाइज्ड कर देता है। मेमोरी ने उसकी हमले की इच्छा महसूस की, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी महसूस किया और वह उत्सुक हो गया। वह उसे केवल एहतियात के तौर पर पैरालाइज्ड किए हुए है और प्रिंसेस सोचती है कि मेमोरी उससे क्या चाहता है। मेमोरी बस इतना बताता है कि वह इस इलाके से नहीं है, इसलिए उसे कुछ जानकारी चाहिए। वह उसे अपनी मुंह की मूवमेंट की अनुमति देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ भी हरकत की तो वह उसे फिर से पैरालाइज कर देगा। प्रिंसेस उसके सवालों का जवाब देने लिए मान जाती है, लेकिन पहले वह पूछती है कि 4 आदमी कहाँ हैं। उसे सुनकर हैरानी होती है कि मेमोरी ने उन्हें खत्म कर दिया। प्रिंसेस बताती है कि ये 4 लोग हॉली वॉचर्स थे और बहुत ताकतवर थे। वह सोचती है कि क्या मेमोरी के पास कोई सहयोगी था। मेमोरी कहता है कि उसके पास एक साथी है, लेकिन वह उसके बारे में उसे नहीं बता सकता। प्रिंसेस मेमोरी की बातों में कोई झूठ महसूस नहीं करती, इसलिए वह उसके सवालों का ईमानदारी से जवाब देने का निर्णय करती है। वह उसकी लाइफ को बचाने के लिए भी आभारी है। मेमोरी उसे बताता है कि वो बुरी इंसान नहीं लगती। वे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में ज्यादा न घुसने का निर्णय करते हैं। मेमोरी सवाल पूछता है। प्रिंसेस बताती है कि वे जिस फॉरेस्ट में है वह किंगडम के दक्षिण में है। मेमोरी का अगला सवाल स्क्रोल के बारे में है। प्रिंसेस बता सकती है कि यह एक प्राचीन और यूनिक स्क्रिप्ट है, लेकिन वह इसे पढ़ नहीं सकती। उसे पता है कि एक विच है जो इसे पढ़ सकती है। इस विच के पास वर्ल्ड के फॉरबिडन आर्ट्स का बहुत बड़ा ज्ञान है और उसे खतरनाक माना गया है। मेमोरी उसे मिलना चाहता है, लेकिन यह विच गोल्डन आइड मॉन्स्टर की भूमि में रहती है जो बहुत खतरनाक है। प्रिंसेस को लगता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए मेमोरी को काफी कुछ नहीं दिया। प्रिंसेस बहुत अच्छी है, जो कि मेमोरी उसकी आंटी की याद दिलाती है जो बहुत अच्छी थी। मेमोरी उसे बताता है कि पैरालाइसिस कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन वह उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। प्रिंसेस इसे स्वीकार करती है और मेमोरी उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता है और वहां से चला जाता है। मेमोरी पिग्गी मारू को बताता है कि वह किसी की जान लेने में खुशी नहीं मानता, इसलिए वह केवल अपने नियमों के अनुसार ही ऐसा करेगा। वह नहीं जानता कि लड़की फ्री होने के बाद हमला करेगी या नहीं, इसलिए वह पिग्गी मारू पर भरोसा कर रहा है कि वह उसके पीछे नजर रखे। कुछ देर बाद मेमोरी एक सिटी में पहुंचता है और मर्सनरी होने का नाटक करता है, जिसे रूइंस को कॉन्कर करने के लिए बुलाया गया है। उसे एंटर करने की इजाजत मिल जाती है क्योंकि सिटी का हेड चाहता है कि गार्ड ज्यादा से ज्यादा मर्सनरीज को रूइंस की तरफ जाने दे। रिसेप्शनिस्ट सान मेमोरी के साथ ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं करता, लेकिन जब मेमोरी दिखाता है कि उसके पास रूम के लिए पैसे हैं तो सान का रवैया बदल जाता है। वो उसका नाम जानना चाहता है
है तो मेमोरी झूठ बोलता है और कहता है कि उसका नाम हेटी है। उस रात मेमोरी अपने कपड़े बदलता है और सिटी घूमने निकलता है। लोग उसे लेकर सस्पिशियस नहीं लगते तो मेमोरी मान लेता है कि यह जगह काफी सेफ है। मेमोरी शहर की सारी शॉप्स पर ध्यान देता है और डिनर करने के लिए जाता है। वो एक अल्कोहल शॉप में खाना खाता है क्योंकि वहाँ लोग खुलकर बातें करते हैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए सही जगह है। कुछ लोग पास ही में नेशन के सबसे ताकतवर ग्रुप्स और सबसे पावरफुल नाइट्स और आर्मीज के बारे में बात करते हैं। उनमें से सभी इस बात से सहमत होते हैं कि बैकोस एम्पायर के ब्लैक ड्रैगन नाइट्स सबसे ताकतवर हैं। इसकी वजह यह है कि उनके पास 5 ड्रैगन्स हैं जो अकेले ही एक पूरी आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। उनके पास सबसे ताकतवर हीरो स्लेयर भी है। बाद में उसी रात मेमोरी पिगी मारू से उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करता है। उनकी टॉप प्रायोरिटी उस व्यक्ति से मिलने की है जो स्क्रोल ऑफ फॉरबिडन मैजिक को पढ़ सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें उस विच को ढूंढना होगा जो गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स की लैंड में छिपी हुई है। लेकिन मेमोरी सबसे पहले मॉन्स्टर एनहांसमेंट का इस्तेमाल करके पिगी मारू की एबिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहता है। उसी वक्त मेमोरी को याद आता है कि उसने सुना था कि मिल्स रूइंस में एक नया फ्लोर मिला है। इसी वजह से इतने सारे मर्सनरीज सिटी में आए हैं। मेमोरी के लिए अच्छी बात यह है कि मॉन्स्टर एनहांसमेंट के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो स्केलेटन किंग से मिलता है जो मिल्स रूइंस में रहता है। अगले दिन सिटी का लीडर मर्सनरीज को नए फ्लोर की खोज का आदेश देता है। वह घोषणा करता है कि जो भी रूइंस के अंदर ड्रैगन आई चैलिस को हासिल करेगा उसे 300 सोने के पीसेस का इनाम मिलेगा। उन्हें बाकी खजाने के लिए भी अच्छा भुगतान किया जाएगा और वे जो भी सामान पाएं उन्हें रख सकते हैं। ये मेमोरी के लिए अच्छी खबर है क्योंकि वो स्केलेटन किंग से बोन पाउडर रख पाएगा। मर्सनरीज को लाइंस में खड़ा होने का आदेश दिया जाता है और मेमोरी देखता है कि एक अजीब आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा है। वह आदमी उसकी आवाज को पहचानने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या वो किसी नेशन की पैलेडिन कैप्टन है। लोग चुगली शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फॉर्मर नाइट कैप्टन है जिसके सिर पर अब इनाम है। वह अजीब आदमी याद करता है कि नाइट कैप्टन ने कभी उसे रिजेक्ट कर दिया था लेकिन लड़की को याद नहीं वह उससे कभी मिला है। वह आदमी उसे रूड बिहेवियर के लिए पहचानता है और उसका चेहरा उसकी यादों में बसा हुआ है। वह उसके कानों को दिखाकर उसे एक्सपोज करने की योजना बनाता है। नाइट कैप्टन एक हाई एल्फ है जो इस एरिया में काफी रेयर है, इसलिए अगर उसके कान नुकीले होते हैं तो यह निश्चित रूप से वही है। वो आदमी अपना नाम जो गेटी बताता है और लड़की का हुड हटाता है, लेकिन जब वह देखता है कि लड़की के कान नॉर्मल हैं तो वह शॉक्ड हो जाता है। लड़की अपना नाम मिस्टी बताती है और कहती है कि वह गलत है। वो आदमी कहता है कि उसे खूबसूरत औरतों से सख्त नफरत है और वह उसे शर्मिंदा करने के लिए उसे सबक सिखाएगा। इसके बाद मेमोरी उस लड़की से मिलता है और उसे सलाह देता है कि उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो आदमी गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। मिस्टी को इसकी आदत है और वह चाहती है कि लोग उससे नफरत करें बजाय इसके कि वे उसके करीब आने की कोशिश करें। यह साफ है कि वह लोगों से इंटरैक्ट करने से बचना चाहती है, लेकिन मेमोरी को उससे एक रिक्वेस्ट करनी है। उसे रूइंस में जाने से पहले कुछ सामान खरीदना है, लेकिन वह मर्चेंट्स द्वारा ठगा नहीं जाना चाहता, इसलिए वह मिस्टी को उसकी मदद के लिए पैसे देने की पेशकश करता है। मेमोरी की किस्मत अच्छी है कि मिस्टी को कुछ पैसे की जरूरत है, इसलिए वह मदद के लिए मान जाती है। वे एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, लेकिन मेमोरी समझ जाता है कि वह एक फेक नेम का इस्तेमाल कर रही है। यह साफ है कि दोनों के पास अपने अपने सीक्रेट्स हैं, इसलिए वे फिलहाल अपने असली नाम न बताने पर सहमत होते हैं। मिस्टी उसकी खरीदारी में मदद करती है, इसलिए मेमोरी उसे 3 सिल्वर कॉइंस देता है। तभी मिस्टी बेहोश हो जाती है और वह बताती है कि वह पिछले 3 दिनों से ठीक से नहीं सोई है। वह कहती है कि ये कुछ भी नहीं है और चली जाती है और मेमोरी डिसाइड करता है कि अब मिल्स के रूइंस को कॉन्कर करने का समय आ गया है। जैसे ही वह रूइंस में एंटर करता है वह कुछ लोगों को अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए सुनता है। वे एक मॉन्स्टर से भाग रहे हैं, इसलिए मेमोरी उसे पैरालाइज और पॉइजन कर देता है। वह इस मॉन्स्टर के छोटे वर्जन को आसानी से काट देता है जिसे उसने पहले लड़ा था, इसलिए उसे एहसास होता है कि रूइंस के मॉन्स्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कुछ देर बाद वे लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भागे थे वापस आते हैं और देखते हैं कि किसी ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। वे शॉक्ड हैं कि मॉन्स्टर को सिर्फ एक बार ही स्टैब किया गया था। पास ही में मेमोरी एक सेफ जगह ढूंढकर ब्रेक लेता है और अपने स्टैट्स चेक करता है। तभी मेमोरी पहले वाले आदमी को सुनता है जो कुछ गुंडों को मिस्टी पर हमला करने के लिए हायर कर रहा है। वह चाहता है कि वे उसे खत्म करें, लेकिन धीरे धीरे, ताकि अगर मिस्टी को अपने की पर पछतावा हो तो उसे और भी ज्यादा तड़पाया जा सके। वह आदमी बहुत गुस्से में है और तब तक चैन नहीं पा सकता जब तक वह मिस्टी के चेहरे पर निराशा नहीं देख लेता। जो गेटी उन्हें मिस्टी के साथ जो चाहे करने की इजाजत देता है, लेकिन ये बात मेमोरी को बहुत गुस्सा दिला देती है। मेमोरी उन गुंडों के सामने आता है तो वे उसे मारने की धमकी देते हैं। उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं है क्योंकि रूइंस में वैसे भी कई लोग गायब हो जाते हैं। मेमोरी उनसे अपनी जान बख्शने की विनती करता है, लेकिन जो गेटी उसे कायर समझकर उसका मजाक उड़ाता है। जो गेटी मेमोरी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मेमोरी जल्दी से उन्हें पैरालाइज कर देता है। वह उन्हें पॉइजन करता है और सोचता है कि ऐसे कमीनों को मारना ज्यादा बेहतर है। जो गेटी मेमोरी को धमकी देता है कि वह उससे बदला लेगा, लेकिन मेमोरी उसे बताता है कि इसी वजह से वह अभी उन्हें खत्म कर रहा है। वे लोग पहले ही पैरालाइज्ड और पॉइजनड हो चुके हैं, इसलिए मेमोरी उन्हें छोड़ देता है और वे आखिरकार मॉन्स्टर्स द्वारा खा लिए जाते हैं। मेमोरी नए फ्लोर में एंटर करने से ठीक पहले एक पॉइंट पर पहुंचता है। वह वहां थोड़ा आराम करता है और 3 घंटे की नींद लेता है। जब वह आगे खोज करता है तो उसे सेबर टाइगर्स नाम का एक ग्रुप मिलता है। वे बताते हैं कि रूइंस में कुछ अजीब हो रहा है। मॉन्स्टर्स अजीब तरीकों से और रैंडम प्लेसेस पर मारे जा रहे हैं। सबसे अजीब बात यह है कि वे ये पता नहीं लगा पा रहे कौन उन्हें मार रहा है। स्ट्रॉन्ग और वीक मॉन्स्टर सभी एक अजीब ढंग से मर रहे हैं और उनके शरीर का रंग पीला हो गया
गया है। ये ग्रुप सोचता था कि वे 14th फ्लोर पर पहुंचने वाले पहले लोग हैं, लेकिन तभी उन्हें मारे गए मॉन्स्टर्स मिले। सेबर टाइगर्स का लीडर अपने क्रू की बहुत परवाह करता है, इसलिए उसने रूइंस छोड़ने का फैसला किया। मेमोरी उनके साथ जाने के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, तो वे उससे अनुरोध करते हैं कि वह जो भी और लोगों से मिले उन्हें यह संदेश पहुंचा दे। उनके जाने के बाद मेमोरी सोचता है वे जिन डेड बॉडी की बात कर रहे थे वे वही मॉन्स्टर्स थे जिन्हें उसने अपनी स्किल से किल किया था। फिर हमें वे सारे मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें मेमोरी ने किल किया था, और उसे एहसास होता है कि इस डर के कारण रूइंस में कंपटीशन कम हो गया है। आखिरकार मेमोरी ड्रैगन आई चैलिस को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे एक ड्रैगन द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मेमोरी समझता है कि अगर वह चैलिस को उठाता है तो ड्रैगन जाग जाएगा, इसलिए वह उसे पैरालाइज कर देता है। वह चीज जिंदा थी, इसलिए मेमोरी उसे पॉइजन भी कर देता है। मेमोरी पिगी मारू से कहता है कि वह उसकी बैग देखे, और फिर वह चैलिस उठा लेता है। ड्रैगन मेमोरी के पॉइजन से अपना दम तोड़ देता है और मिस्टी अचानक से प्रकट होती है। मेमोरी मिस्टी को चैलिस देता है तो उसे शॉक कर देता है, क्योंकि 300 गोल्ड का रिवॉर्ड कोई मजाक नहीं है। मिस्टी उसे कुछ रिटर्न में देना चाहती है, लेकिन मेमोरी को कुछ नहीं चाहिए। मेमोरी जाने की तैयारी करता है, लेकिन मिस्टी ये सब यूं ही नहीं लेना चाहती। मेमोरी कहता है कि वह जो फेक पर्सोना इस्तेमाल कर रहा है वह बस एक बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वास्तव में उसका ऑब्जेक्टिव खजाना नहीं है। मेमोरी अचानक एक हिडन रास्ता खोलता है और बताता है कि उसका असली मकसद उस मॉन्स्टर को खत्म करना है जो नीचे छिपा हुआ है। मिस्टी फिर भी उसे रीपे करना चाहती है, इसलिए वह ऑफर करती है कि वह उसकी गार्ड बनेगी। वह वादा करती है कि वह अपनी सोर्ड स्किल्स से उसकी रक्षा करेगी। मेमोरी देखता है कि मिस्टी काफी चेप है, इसलिए वह उसे कुछ कंडीशंस के साथ साथ चलने देता है। पहली, वे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में नहीं झांकेंगे, और दूसरी, मेमोरी अगले फ्लोर पर काफी समय बिताने की योजना बना रहा है, इसलिए अगर मिस्टी खुद वापस जाने का फैसला करती है तो वह उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मिस्टी उसकी कंडीशंस मान लेती है और वादा करती है कि वह अपनी जान देकर उसकी रक्षा करेगी। कुछ ही पलों बाद मिस्टी अपनी उपयोगिता साबित करती है, क्योंकि वह एक मॉन्स्टर को बड़ी कुशलता से काट देती है। वह अनुभवी है, इसलिए मेमोरी उससे पूछता है क्या उसे गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ पता है। मिस्टी बताती है कि उन्हें हीरोज के लिए परफेक्ट शिकार माना जाता है, ताकि वे दूसरे वर्ल्ड से आकर लेवल अप कर सके। मेमोरी उसे नहीं बताता कि वह खुद एक दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ हीरो है। मिस्टी बताती है कि हीरोज को दूसरे लोगों को एलिमिनेट करने से कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलते। एक्सपीरियंस पॉइंट्स केवल मॉन्स्टर्स से मिलते हैं। लेजेंड्स के अनुसार डीमन किंग, जो सभी बुराई का मूल है, एक स्पेशल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसे डीमन किंग एसेंस कहा जाता है। मॉन्स्टर्स जो इस एसेंस से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वे गोल्डन आइड बन जाते हैं। यह एनर्जी उन सभी मॉन्स्टर्स की सबसे अत्यधिक हिंसक इंस्टिंक्ट अनलीश कर देती है। थोड़ा और खोज करने के बाद मिस्टी कहती है उसे किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस हो रही है। वह बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह काफी करीब है। पता चलता है कि वह बस पिगी मारू ही था, इसलिए मेमोरी उसे मिस्टी से मिलवाता है। शुरुआत में मिस्टी उससे डर जाती है, लेकिन मेमोरी उसे भरोसा दिलाता है यह सुरक्षित है, और फिर मिस्टी उस छोटे स्लाइम को प्यार से पेट करती है। मिस्टी को थोड़ा आराम करने में झिझक महसूस होती है, इसलिए मेमोरी उसे लेटकर आराम करने के लिए कहता है। मिस्टी शुरुआत से ही थकी हुई लग रही थी, इसलिए मेमोरी अपनी एबिलिटी का यूज करके उसे सुला देता है। इस कारण से उसकी भेस बदलने की मैजिक भी बंद हो जाती है, और यह स्पष्ट हो जाता है कि वह असल में नाइट कैप्टन ऐश रेन है। दूसरी ओर ब्लैक ड्रैगन नाइट 4 होली वॉचर्स की लाशें पाते हैं। वे नाइट्स यह निर्धारित करते हैं कि उन्हें बिना किसी वास्तविक लड़ाई के पल भर में ही समाप्त कर दिया गया। इतने स्किल्ड वॉरियर्स के साथ हुआ यह हत्याकांड असंभव सा लगता है, इसलिए ड्रैगन नाइट लीडर मानता है कि इसे एशन नाइट कैप्टन ने ही अंजाम दिया होगा। मिस्टी कुछ देर बाद जागती है और इस बात से शॉक्ड होती है वह सो गई थी। मेमोरी भी ऐसे दिखाता है जैसे वह भी अभी जागा हो। तभी उन पर स्केलेटन किंग का हमला होता है। मेमोरी को महसूस होता है कि यह मॉन्स्टर बाकी सब मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मिस्टी को यकीन है कि वे इसे हरा सकते हैं अगर वे मॉन्स्टर की चिन के नीचे के सिल्वर हिस्से को तोड़ दें। मिस्टी जानती है कि यह बीस्ट बहुत ताकतवर है, और यहाँ तक कि सेबर टाइगर्स भी इसे हरा नहीं पाएंगे। मिस्टी बताती है कि वह एक स्किल का इस्तेमाल करने वाली है, जिससे उसकी बेस फिजिकल एबिलिटीज में सुधार होगा और वह आर्मर भी बना सकेगी। वह चाहती है कि मेमोरी इस पावर के बारे में किसी को भी न बताए। मिस्टी माफी मांगती है, क्योंकि अगर बीस्ट ने उसे हरा दिया तो वह मेमोरी की रक्षा नहीं कर पाएगी। वह उसे कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो उसे भागना पड़ेगा, लेकिन वह हैरान रह जाती है जब मेमोरी आसानी से मॉन्स्टर के हमले को पैरालाइज करके रोक देता है। फिर वह उसे पॉइजन करता है और यह जायंट बीस्ट पराजित हो जाता है। मेमोरी स्केलेटन किंग से वह चीज लेता है जिसकी उसे जरूरत थी, और वे सरफेस की ओर वापस जाने की तैयारी करते हैं। तभी पिगी मारू स्केलेटन किंग की लाश में कुछ महसूस करता है, और मेमोरी को कुछ जादुई कपड़े में लिपटी चीज मिलती है। यह एक अंडा निकलता है, और पिगी मारू चाहता है कि मेमोरी इसे घर ले जाए। इस बीच मेमोरी के क्लासमेट्स पर स्केलेटन नाइट्स का हमला होता है। एक लड़की डर के मारे पैनिक कर जाती है जब उसका हाथ कट जाता है, लेकिन उसकी दोस्त उसे यकीन दिलाती है कि इसे ठीक किया जा सकता है। अयाका हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है कि वह सबकी रक्षा करे, लेकिन तभी ओयामाडा और किरिहारा आते हैं और अपनी एबिलिटीज का प्रदर्शन करते हैं। अयाका उस हाथ कटी लड़की को मरने से बचाती है, और किरिहारा यह घोषणा करता है कि अब उसने लेवल 24 हासिल कर लिया है। कुछ देर बाद जो सोल्जर्स रूइंस के इंचार्ज थे ये देखकर हैरान होते हैं कि मिस्टी ने ड्रैगन आई चैलिस हासिल कर लिया है। मेमोरी वहां से चला जाता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वह मिल गया है, लेकिन मिस्टी उससे बात करना चाहती है। उसे चैलिस के लिए अगली सुबह अपना इनाम मिलना है, और वह शहर में एक और दिन रुकने वाली है। मेमोरी उसे अकेले में बात करना चाहता है, इसलिए वे बाद में मिलने के लिए सहमत होते हैं। मिस्टी फिर से चैलिस के लिए उसका
धन्यवाद करती है, लेकिन मिमोरी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। उस रात मिमोरी स्केलेटन किंग से प्राप्त इंग्रेडिएंट का उपयोग करके एक मॉन्स्टर एनहांसमेंट सॉल्यूशन बनाता है। मिमोरी को इसे बाद में पिगी मारू पर इस्तेमाल करना होगा क्योंकि मिस्टी वहां आ गई है। मिमोरी ये बताता है कि वह उसे अपने बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त करना चाहता है क्योंकि उसका लक्ष्य विच को ढूंढना है। उसकी मंजिल गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स की भूमि है, इसलिए उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स के हमलों की उम्मीद है। मिमोरी को अपनी सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत है और मिस्टी ने यह साबित कर दिया है कि वह इसके लिए परफेक्ट है। मिस्टी के लिए मिमोरी की मदद करना आसान है क्योंकि वह वैसे भी उसी दिशा में जा रही थी, लेकिन वह फिर भी हिचकिचा रही है। मिमोरी उसे फैसला करने के लिए समय देता है और मिस्टी तब हैरान रह जाती है जब मिमोरी यह बताता है कि उसे उसकी असली पहचान का पता है। वह यह भी स्वीकार करता है उसने अपनी एबिलिटी का उपयोग करके उसे सुलाया था, लेकिन वह उसके रहस्य को छिपाने का वादा करता है। मिस्टी फिर बताती है कि वह स्पिरिट्स की पावर का उपयोग करके अपनी पहचान छुपाती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी नींद को त्यागना पड़ता है। यही कारण है कि जब भी वह सोती है वह अपने असली रूप में आ जाती है। अब जब होली वॉचर्स चले गए हैं तो उसके पास अपने ट्रैवल्स में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए वह मेमोरी का धन्यवाद करती है कि उसने उन्हें खत्म कर दिया। अशरेन अपनी पहचान प्रकट करती है क्योंकि अब वह मेमोरी पर भरोसा करने लगी है, तो वह उसे अपना असली नाम बताता है। मेमोरी से एक सीक्रेट रखना चाहता है, लेकिन वह सोचता है कि यह एक तरीका है जिससे वह उसे और भी ज्यादा ट्रस्ट के साथ अपने साथ बांध सकता है। मिस्टी मेमोरी का बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए मेमोरी उसे पेमेंट के रूप में स्टोन देता है। मेमोरी से बहुत बड़ी बात नहीं मानता, लेकिन अशरेन चौंक जाती है और बताती है कि ये आइटम ब्लू ड्रैगन जैम है। ये जैम केवल लेजेंडरी ब्लू ड्रैगन्स के साथ ही पैदा होते हैं और फिलहाल मार्केट में कोई भी मौजूद नहीं है। इसकी वैल्यू ड्रैगन आई चैलिस के रिवॉर्ड से भी ज्यादा है। मिस्टी सोचती है कि उसे इतनी कीमती चीज यूं ही नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेमोरी उसे इसे लेने के लिए मजबूर कर देता है और कहता है कि वह इसके साथ जो चाहे कर सकती है। वे पब्लिक में अपने फेक नेम्स का उपयोग करने के लिए सहमत होते हैं और अशरेन ये बताती है कि अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो मेमोरी उसके बारे में नहीं जानता है। वह बताती है कि वह भागी हुई है, लेकिन मेमोरी उसके पास्ट में दखल नहीं देना चाहती। मेमोरी केवल यह चाहता है कि वह उसकी बॉडीगार्ड के रूप में अपना काम अच्छे से करे। अगले दिन कुछ लोग मिस्टी के बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उसे पिछली रात मेमोरी के कमरे से बाहर आते देखा था। मेमोरी कहता है कि इन घटिया लोगों को इग्नोर करो और मिस्टी उसके मैच्योरिटी से प्रभावित हो जाती है। मेमोरी फॉरबिडन मैजिक के बारे में बात छेड़ता है और अशरेन इसके बारे में काफी कुछ जानती है। यह मैजिक गॉडेस द्वारा फॉरबिडन मानी जाती है और ये स्पेल्स प्राचीन है। यह मेमोरी के लिए अच्छी खबर है क्योंकि गॉडेस द्वारा फॉरबिडन किए जाने का मतलब है कि ये स्पेल्स गॉडेस के लिए खतरनाक हैं। नाश्ते के बाद अशरेन अपना रिवॉर्ड लेने के लिए जाती है और वे बाद में फिर से मिलने के लिए सहमत होते हैं। मेमोरी जंगल के एक खाली हिस्से में जाता है और पिगी मारू से कहता है कि अब एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट को आजमाने का समय है। रिसेप्शन में टॉन लीडर यह खुलासा करता है उसने एक मेज को इनवाइट किया है जो इल्यूजन्स को ब्रेक करने में एक्सपर्ट है ताकि वे ड्रैगन आई चैलिस की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकें। अशरेन हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं बताया गया था और मेज कमरे में एंटर करता है। कुछ देर बाद मेमोरी अशरेन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वह चिंतित हो जाता है क्योंकि वह काफी लेट है। गॉडेस अयाका को बताती है कि वह उस लड़की का इलाज कर सकेगी जिसका हाथ कट गया था। गॉडेस अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल हर किसी पर नहीं कर सकती, इसलिए साकुरा खुशकिस्मत है कि वह एक बी क्लास है। अयाका हैरान होती है जब गॉडेस कहती है उसे पता है कि वह किरिहारा के ग्रुप में शामिल नहीं होगी। अयाका यह समझाती है कि उसकी किरिहारा से नहीं बनती। गॉडेस उसे सेल्फिश कहती है क्योंकि उसका व्यवहार उसकी हीरो ग्रुप की यूनिटी को बिगाड़ रहा है। अयाका सेल्फिश होने के लिए माफी मांगती है क्योंकि वह किरिहारा का साथ नहीं दे सकती, लेकिन वह वादा करती है कि वह अपने तरीके से एक एस क्लास हीरो के रूप में अपनी ड्यूटी निभाएगी। गॉडेस ये सुनकर खुश होती है, इसलिए वह उन स्टूडेंट्स को अयाका पर छोड़ने का फैसला करती है जो अपने ट्रायल्स पास नहीं कर पाए। गॉडेस को विश्वास है कि अगर एस क्लास हीरो अयाका उन्हें ट्रेनिंग देगी तो वे 100 लोगों जितने ताकतवर बन जाएंगे। अयाका को लगा था कि यह मुद्दा पहले ही सुलझ गया है, लेकिन गॉडेस बताती है कि उसे अभी अभी एक शाही हुक्म मिला है जिसमें कहा गया है कि जो हीरोज लड़ नहीं सकते उन्हें खत्म कर देना चाहिए। अगर अयाका उन्हें नहीं अपनाती तो इन हीरोज को रूइंस में फेंक दिया जाएगा, इसलिए अयाका के पास कोई और विकल्प नहीं बचता और उसे इस पर सहमत होना पड़ता है। गॉडेस चेतावनी देती है कि ये हीरोज उसके लिए बाधा बन सकते हैं और अयाका उसे धन्यवाद देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन जब गॉडेस अकेली होती है तो वह साफ तौर पर खुश नहीं दिखती और अयाका को गंदे शब्दों से बुलाती है। दूसरी ओर मेमोरी ये सोचता है कि कहीं अशरेन ने उन्हें धोखा तो नहीं दिया। पिगी मारू चिंतित हो जाता है और मेमोरी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर अशरेन इस काम को नहीं करना चाहती थी तो वह इसे आसानी से मना कर सकती थी और उसे धोखा देने में भी इतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती। तभी मेमोरी कुछ लोगों को यह बात करते हुए सुनता है कि एक फीमेल पैलेडिन डार्क फॉरेस्ट में चली गई है और अब उसका शिकार करने का समय आ गया है। इससे भी बुरी बात यह है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स भी डार्क फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट में अशरेन देखती है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स ने उसे ढूंढ लिया है। अशरेन एक शक्तिशाली अटैक से एक नाइट को गिरा देती है और उसके बाद एक और ड्रैगन को मार देती है। पहले वाला मेज उसे डिसोरिएंट कर देता है, इसलिए वह ठीक होने तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती। हालांकि उसके लिए अच्छी बात यह है कि वह अभी भी एक और ड्रैगन नाइट को गिराने के लिए पर्याप्त ताकतवर है, लेकिन इनमें से एक नाइट को गिराने में भी बहुत मेहनत लगती है। इसलिए अशरेन को डर है कि हायर रैंक नाइट्स कितने ताकतवर होंगे। तभी एक ड्रैगन उस पर हमला करने की धमकी देता है, लेकिन अशरेन जानती है कि यह सिर्फ एक जाल है। वह अपने असली टारगेट की ओर बढ़ती है और वह खुद को गिजॉन, सर ऑर्बिन के 5 ड्रैगन्स में से एक स्क्वाड के वाइस कैप्टन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। गिजॉन ये घोषणा करता है कि अशरेन की जिंदगी
जिंदगी खत्म हो जाएगी और अशरेन ये तय करती है कि उसे अपनी मौजूद स्पिरिट्स के साथ फाइट लड़नी होगी। अशरेन को लगा कि उनका मकसद उसे कैप्चर करना था, लेकिन गिजॉन खुलासा करता है कि ऑर्बिन का स्क्वाड उसे खत्म करने के सीक्रेट ऑर्डर्स के तहत काम कर रहा है। गिजॉन उसके लिए बहुत ताकतवर साबित होता है और अशरेन जमीन पर गिर जाती है। वह गिजॉन से कहती है कि वह उसे मार डाले, लेकिन गिजॉन पहले उसे ये दिखाना चाहता है कि किसी आदमी के साथ होना ऐसा लगता है। तभी मेमोरी कहीं से आ जाता है और गिजॉन को पैरालाइज कर देता है। जल्द ही मेमोरी ने ड्रैगन को भी पैरालाइज कर दिया और वो अशरेन को उससे न मिलने के लिए डांटता है। मेमोरी फिर ड्रैगन नाइट को पॉइजन कर देता है, लेकिन इसे नॉन लीथल वर्जन में बदल देता है। मेमोरी फिर उस आदमी को सुला देता है और ये स्वीकार करता है कि अगर वह अशरेन के साथ यात्रा करेगा तो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स उसका पीछा करेंगे। अशरेन मानती है कि अब वह नहीं चाहती कि वह उसके साथ चले, इसलिए वह जेमस्टोन लौटाने की पेशकश करती है। उसे पता है कि वह सिर्फ उसके लिए परेशानी का कारण बनेगी, लेकिन वह हैरान हो जाती है जब मेमोरी उसे कुछ देता है। मेमोरी देखती है कि यह एक पूरे ब्लू ड्रैगन जैम का गुच्छा है और ये कहता है कि किसी और गार्ड को ढूंढना एक मुसीबत होगी। और अशरेन तब और शॉक्ड हो जाती है जब मेमोरी उसे कहता है कि वह अपने कपड़े उतार दे। अशरेन एक पल के लिए सोचती है कि उसने सही सुना या नहीं। मेमोरी उसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है कि वह उसकी बात समझ क्यों नहीं रही है। वह उसे बताता है कि हर कोई उसे उसके पहनावे के कारण पहचान रहा है और उसे कुछ और पहनना चाहिए ताकि वह नजरों से बच सके। फिर वह उसे यह भी बताता है कि उसे विच ऑफ द वुड्स को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि उसे इन फॉरबिडन स्पेल्स के बारे में जानना जरूरी है और हो सकता है कि वह विच उसकी पहचान छिपाने में भी उसकी मदद कर सके। इसके बाद मेमोरी गिजॉन की ओर बढ़ता है और स्लीप मैजिक हटाता है। वह उससे पूछता है कि आखिर उसे अशरेन को मारने के लिए किसने भेजा था। गिजॉन उसे देखता है और सोचता है कि वह कब मरेगा, लेकिन मेमोरी उसे वादा करता है कि अगर वह सच बताएगा उसे बख्श दिया जाएगा और वह पॉइजन स्पेल को भी हटा देगा। गिजॉन इस राज को बताने का फैसला करता है क्योंकि वह भी देखना चाहता है कि एल्फ प्रिंसेस इस पर कैसे रिएक्शन देगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कह सके मेमोरी खतरे को महसूस करता है और अशरेन को खींचकर दूर ले जाता है। उसी समय एक विशाल तलवार गिजॉन के सिर पर गिरती है और उसे चकनाचूर कर देती है। मेमोरी तुरंत पीछे मुड़ता है और 3 ड्रैगन राइडर्स को देखता है जिन्हें एक युवा व्यक्ति द्वारा लीड किया जा रहा है। इस युवक के बाल चांदी जैसे हैं और उसकी लाल आंखें गुस्से से भरी हुई हैं। वह खुद को ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रूप कहता है और अपना नाम सिविट बताता है। वह अपने 3 साथियों के साथ नीचे उतरता है और अपनी यूनिट को 5 ड्रैगन राइडर्स के रूप में परिचित कराता है। गिजॉन भी कभी उनका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा बोल दिया और इसलिए उसे मरना पड़ा। साइविट के साथ ही उससे कहते हैं कि वे अशरेन के साथ खेल सकते हैं और उसके बाद उसे मार सकते हैं, क्योंकि किंग ने खुद उसे देखते ही मारने का आदेश दिया है। अशरेन, जो इन लोगों की बातें सुनकर भयभीत हो चुकी है, अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगी, लेकिन वे लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते और सिविट उसे यह प्रस्ताव देता है कि अगर वह उसे ड्यूल में हरा दे तो वह उसे छोड़ देगा। लेकिन सिविट की नजरें तुरंत मेमोरी की ओर मुड़ जाती हैं। मेमोरी को महसूस होता है कि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि वह सिविट की ताकत को महसूस कर सकता है, क्योंकि सोल ईटर से 100 गुना ज्यादा है। फिर भी मेमोरी किसी कारण से मुस्कुराता है और सिविट से पूछता है कि क्या वे बात कर सकते हैं। सिविट उसका नाम पूछता है, लेकिन मेमोरी उसे अपना नकली नाम बताता है। इसे सुनकर सिविट और भी दिलचस्पी ले लेता है। सिविट का साथी पूछता है कि वो इस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों है, लेकिन सिविट जवाब देता है कि यह लड़का ड्रैगन राइडर्स के सामने कांप नहीं रहा और यहाँ तक कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से बातचीत करने की इच्छा रखता है। मेमोरी समझ जाता है कि अगर वह इस सिचुएशन से बचना चाहता है तो उसे अपने पत्ते सही तरीके से खेलने होंगे। वह सिविट से पूछता है कि क्या वह बस सबसे ताकतवर दुश्मनों से लड़ना चाहता है ताकि अपनी युद्ध की भूख को शांत कर सके। सिविट इस सच्चाई को स्वीकार करता है, लेकिन वह दावा करता है कि ऐसे बहुत कम दुश्मन हैं जो उसे अच्छी लड़ाई दे सकते हैं। लेकिन मेमोरी पूछता है कि वह गॉडेस से क्यों नहीं लड़ता। सिविट कहता है कि गॉडेस वास्तव में मजबूत है, लेकिन उनके राज्यों के बीच शांति समझौता है। लेकिन अगर कभी युद्ध हुआ तो वह खुशी से गॉडेस द्वारा बुलाए गए उन हीरो से लड़ना चाहेगा जो दूसरी दुनिया से आए हैं, क्योंकि उसने ऐसा सुना है वे बेहद ताकतवर हैं। मेमोरी मुस्कुराता है, जबकि सिविट अशरेन से ऊब जाता है और कहता है कि वह उस जैसी कमजोर व्यक्ति से नहीं लड़ना चाहता। वह उसे तलवार छोड़ने और अपनी मौत स्वीकार करने के लिए कहता है। अशरेन मना कर देती है, जिससे सिविट को गुस्सा आता है। मेमोरी इस सौदे को और दिलचस्प बनाते हुए कहता है कि अगर सिविट सच में किसी ताकतवर दुश्मन से लड़ना चाहता है जो उसके साथ बराबरी से मुकाबला कर सके, तो उसे मेमोरी को अपना नया ओपोनेंट चुनना चाहिए, क्योंकि वह दूसरी दुनिया से आया हुआ एक हीरो है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं, खासकर अशरेन, जिसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन सिविट हंसते हुए कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि मेमोरी में कुछ अलग है। वह पूछता है कि एक हीरो अपने राज्य से इतनी दूर जंगलों में क्या कर रहा है। मेमोरी समझ जाता है कि सिविट को पता चल जाएगा अगर वह झूठ बोलेगा, इसलिए वह सच्चाई उगल देता है। वह बताता है कि गॉडेस ने उसे अन्य हीरोज से अलग माना और इसलिए उसे अलग करके भेजा गया। इसमें जरा भी झूठ नहीं था, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, सिविट ने सोचा कि मेमोरी एक बहुत ही शक्तिशाली हीरो रहा होगा और इसीलिए उसे अकेले जाने की अनुमति दी गई थी। सिविट पूछता है कि मेमोरी उससे क्या चाहता है। मेमोरी जवाब देता है कि वह अभी के लिए उनकी लड़ाई को टालना चाहता है। सिविट हंसते हुए पूछता है कि उसे इसके बदले में क्या मिलेगा। मेमोरी जवाब देता है कि वह खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि वह गॉडेस से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर वह वापस आकर सिविट के साथ एक मौत की लड़ाई करेगा। सिविट पागल की तरह हंसता है और कहता है कि वह इस दिन को देखने के लिए उत्सुक रहेगा। वह मेमोरी को अपने रास्ते जाने की अनुमति देता है और कहता है कि ड्रैगन राइडर्स भी चले जाएंगे जब वे एल्फ प्रिंसेस से निपट लेंगे। मेमोरी का चेहरा बदल जाता है और वह सिविट से कहता है कि वह अशरेन को मरने नहीं दे सकता, क्योंकि उसे अपनी ताकत बढ़ाने
में मदद की जरूरत है। सिविट फिर से हंसता है और कहता है कि वह इसे भी अनुमति देगा क्योंकि वह जल्दी ही मेमोरी से लड़ना चाहता है। उसका साथी कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन सिविट उसे कहता है अगर वह जीवित रहना चाहता है तो अपना मुंह बंद रखे और जल्द ही वे सभी उड़ान भरते हैं। सिविट मेमोरी से कहता है कि उसका धैर्य खत्म होने से पहले वह जल्द स्ट्रांग हो जाए। मेमोरी मुस्कुराता है और उसे अलविदा कहता है क्योंकि वह उनके ठीक उसी रेंज में आने का इंतजार कर रहा है जहां वह उन्हें देखना चाहता था। वह तुरंत उन पर अपना पैरालाइज स्पेल इस्तेमाल करता है। सिविट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जल्द ही सभी ड्रैगन और उनके राइडर्स एक के बाद एक गिर जाते हैं। मेमोरी उन पर हंसते हुए कहता है कि यह कोई हीरोइक कहानी नहीं है जहां लोग अपनी बात पर टिके रहे। यह उसकी दुनिया के खिलाफ रिवेंज की कड़वी कहानी है और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे कैसे हासिल करता है। सिविट जमीन पर गिरकर गुस्से में पूछता है कि उसने क्या किया है लेकिन मेमोरी जवाब देने की परवाह भी नहीं करता। वह उन सभी पर पॉइजन का इस्तेमाल करता है और तुरंत उन्हें मार देता है लेकिन सिविट पॉइजन स्पेल से अभी भी जूझ रहा है तो उसे सोल ईटर की याद दिलाता है जो पॉइजन स्पेल के बाद भी थोड़ा सा हिलने में कामयाब रहा था। लेकिन सिविट उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि वह अपना वेपन उठाकर मेमोरी पर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन पॉइजन के कारण गिर जाता है। अचानक एक अलार्म बजता है और बैकअप के लिए ड्रैगन राइडर्स का एक बड़ा ग्रुप आ जाता है। सिविट उन्हें दूर रहने और मेमोरी और अशराइन दोनों को मारने का आदेश देता है लेकिन ड्रैगन राइडर्स ये देखकर बहुत चौंक जाते हैं कि उनके सबसे स्ट्रॉन्ग 4 मेंबर और उनका लीडर सिविट जमीन पर मरने की हालत में है। मेमोरी अशराइन से कहता है कि वह भाग सकती है जब तक मौका है लेकिन वह कहती है कि वह उसकी बॉडीगार्ड है, वो उसके साथ ही रहेगी। मेमोरी मुस्कुराता है और तुरंत पिगी मारू को बुलाता है और न्यू मॉन्स्टर एनहांसमेंट एबिलिटी यूज करता है। जल्द ही पिगी मारू मेमोरी की बैग से निकलता है और उड़ते हुए ड्रैगन राइडर्स की तरफ अपने टेंटिकल्स भेजता है जिससे मेमोरी की रेंज बढ़ जाती है और वह उन पर पैरालाइज स्पेल यूज करता है। जल्द ही ड्रैगन और राइडर्स दोनों चारों ओर गिरने लगते हैं। मेमोरी यह सोचता है कि वह इन लोगों का यूज एक्सपेरिमेंट के लिए करेगा इसलिए वह उन पर अलग अलग स्पेल्स का उपयोग करता है। वह एक नाइट पर बजर्क स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे वह तुरंत पागल हो जाता है। फिर दूसरे नाइट पर डार्कनेस स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे वह वास्तव में अंधा हो जाता है। वह उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है और एक बार फिर उन्हें अच्छे से पैरालाइज कर देता है। अचानक वह देखता है कि हर कोई मर चुका है लेकिन सिविट अभी भी किसी तरह जीवित है जो उसे वास्तव में हैरान कर देता है। वह उसके पास जाता है। सिविट अपनी आखिरी सांस लेता है और आखिरकार मर जाता है। इसके बाद मेमोरी और अशरेन जंगल में चलते हुए ये एहसास करते हैं कि अब कम से कम कोई उनका पीछा नहीं करेगा। लेकिन अशरेन कहती है कि हीरो किलर के नाम से जाना जाने वाला ब्लैक ड्रैगन राइडर अभी भी उनके पीछे हो। मेमोरी को अचानक याद आता है कि उसने ऐसे किसी व्यक्ति को मार दिया था। अशरेन शॉक हो जाती है। वह सोचती है कि मेमोरी कितना ताकतवर है। वह उससे वफादारी की कसम खाती है और वादा करती है कि वह हर मुश्किल सिचुएशन में उसके साथ रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं जब मेमोरी और मिस्ट एक नए टाउन में पहुंचते हैं। मेमोरी शॉप्स में घूमते हुए एक अजीब से मास्क पर नजर डालता है और शॉपकीपर उसे बताता है कि यह मास्क पुराने समय के डीमन किंग फ्लाई किंग की रेप्लिका है। फ्लाई किंग ने बहुत समय पहले डीमंस की धरती को एक विशाल आर्मी से बचाया था लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद कुछ पॉलिटिशियंस ने उसे देश से बाहर निकाल दिया और उसे ईविल का सोर्स बताया। मेमोरी उस मास्क को खरीद लेता है और अपने टेंट में जाकर उसे ट्राई करता है। वो सोचता है कि उसकी स्टोरी भी फ्लाई किंग जैसी है। अगली सुबह वो मिस्ट के साथ सिटी एक्सप्लोर करने निकलता है। तभी उसकी नजर एक पुराने विशाल बिल्डिंग पर जाती है। मिस्ट उसे बताती है कि ये कॉलिसियम है जहाँ स्लेव्स और मर्सनरीज एक दूसरे से और एनिमल्स से लड़ते हैं। शाम को दोनों टैवर्न में कुछ खाने के लिए जाते हैं। तभी कोई कहता है कि एक ग्रुप ऑफ मेजेस जो खुद को अशिंटो कहते हैं ने ड्रैगन नाइट्स को मार डाला है। मिस्ट मेमोरी को बताती है कि अशिंटो डार्क मेजेस हैं जो किसी इविल कर्स्ड गॉड को पूछते हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और कुछ हुडेड फिगर्स जो खुद को अशिंटो के सॉर्सरर्स बताते हैं टैवर्न में दाखिल होते हैं। मेमोरी समझ जाता है कि ये लोग उतने खतरनाक नहीं हैं जितना दिखाते हैं। अचानक मेमोरी 2 लोगों को ड्रैगन नाइट्स की मौत के बारे में बात करते हुए सुनता है। उनमें से एक कहता है कि फॉरबिडन विच इस सब के पीछे हो सकती है और कोई उसे हाल ही में देख चुका है। ये सुनकर मेमोरी उन दोनों के पास जाता है, उन्हें बियर और फूड ऑफर करता है और बदले में इंफॉर्मेशन मांगता है। वो लोग खुशी खुशी बताते हैं हाल ही में किसी ने उसे कॉलिसियम के ब्लड फाइट्स में देखा है। तभी टैवर्न का दरवाजा खुलता है और एक चीटा वुमन अंदर आती है। वो दोनों आदमी मुस्कुराते हुए कहते हैं यही वो बीस्ट वुमन है। मेमोरी तुरंत उस बीस्ट गर्ल की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि क्या उसने फॉरबिडन विच को देखा है। वो बताती है कि उसने एक बार गोल्डन फॉरेस्ट में कदम रखा था जहाँ वो विच रहती है पर उसने कभी विच को नहीं देखा। ईव मेमोरी से पूछती है कि उसे विच के बारे में क्यों जानना है। मेमोरी झूठ बोलता है कि वो एक स्कॉलर है और विच पर एक बायोपिक बनाना चाहता है। इसके बाद ईव टैवर्न छोड़ देती है। मिस्ट कॉन्फिडेंटली कहती है कि बीस्ट गर्ल झूठ बोल रही थी और मेमोरी भी यही सोचता है। मेमोरी सोचता है कि ईव से और जानकारी कैसे निकाली जाए और मिस्ट कहती है कि ब्लड फाइटर्स को केवल पैसे की परवाह होती है क्योंकि उसी से वो अपनी फ्रीडम खरीद सकते हैं। मेमोरी तय करता है कि अगली सुबह ईव के बारे में और जानकारी जुटाएगा। अगली सुबह दोनों फिर से सिटी में इंफॉर्मेशन जुटाने निकलते हैं। मिस्ट वापस आती है और कुछ जूसी गॉसिप लेकर आती है। वो मेमोरी को बताती है कि ईव को 3 साल पहले स्लेव बनाकर यहाँ लाया गया था और उसने अपनी पहली ही फाइट में अपनी असली पोटेंशियल दिखा दी थी। तब से अब तक उसने एक भी फाइट नहीं हारी और कल उसकी आखिरी फाइट है स्लेव के रूप में। मेमोरी चिंतित हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि ईव के पास पहले से ही काफी पैसा है और उसे ब्राइबिंग करना बेकार होगा। मिस्ट बताती है कि ईव ने 2 साल पहले
पहले ही अपनी फ्रीडम खरीद ली थी, लेकिन वो रुक गई क्योंकि वो एक चाइल्ड स्लेव की फ्रीडम भी खरीदना चाहती है। मिस्ट ये भी बताती है कि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग ब्लड फाइटर्स अपनी आखिरी फाइट में मारे जाते हैं क्योंकि ओल्ड ड्यूक को ये पसंद नहीं कि ये फाइटर्स अपनी फ्रीडम पालें। मेमोरी सोचता है कि क्या ईव को इस बात का अंदाजा है कि उसकी आखिरी फाइट उसकी जिंदगी की भी आखिरी फाइट हो सकती है। मिस्ट मेमोरी से पूछती है कि क्या ईव के बचने के कोई चांसेस हैं, लेकिन मेमोरी को यकीन है कि ड्यूक उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और जरूर उसे एक नए फाइटर से हरवाएगा जो क्राउड का नया फेवरेट बनेगा। मिस्ट शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि अब वो क्या करेंगे। मेमोरी कहता है कि उन्हें कल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज ही वे एक्शन लेंगे। शाम को मेमोरी ईव का पीछा करता है और उसे एक डार्क एलीवे में रोकता है। ईव कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि मेमोरी को अब क्या चाहिए क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि उसने विच को नहीं देखा। मेमोरी उसे सीधे बताता है कि उसे पता है कि वो झूठ बोल रही है। मिस्ट भी कहती है कि वे सब सच जानते हैं और मेमोरी ईव से कहता है कि वो झूठ छोड़ दे। ईव डिफेंसिव हो जाती है और अपनी सोर्ड निकालने लगती है, लेकिन मेमोरी उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता है। मेमोरी उसे बताता है कि ड्यूक कल की फाइट में उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है और ये उनके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि मेमोरी को विच की लोकेशन जाननी है। मेमोरी ईव से सीधे पूछता है कि क्या उन्हें उस बच्ची को किडनैप करके स्लेव सिटी से बाहर ले जाना चाहिए। ईव गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर उन्होंने बच्ची को हाथ भी लगाया तो वो उनके हाथ काट देगी। मेमोरी उसे भरोसा दिलाता है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। मिस्ट भी बोलती है कि उन्हें पता है कि ईव पिछले 2 सालों से सिर्फ उस छोटी बच्ची लिज के लिए लड़ रही है। ईव को समझ आता है कि ये लोग उसके बारे में सब जानते हैं, तो वो थोड़ा काम हो जाती है और बताती है कि वो इस फाइट से पीछे नहीं हट सकती, उसे इसमें हिस्सा लेना ही होगा। मेमोरी ईव से पूछता है कि क्या उन्हें लिज को सुरक्षित बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन ईव जवाब देती है कि अगर उन्होंने इस सिटी के नियमों का उल्लंघन किया और भागने की कोशिश की तो उनके सिर पर बाउंड्री रखी जाएगी और उन्हें सोल्जर्स और असैसिन से पूरी जिंदगी भागना पड़ेगा। वो कहती है कि अगर वो अकेली होती तो शायद भाग जाती, लेकिन लिज के साथ रहते हुए वो कोई रिस्क नहीं ले सकती। मेमोरी फिर दावा करता है कि वो लिज को गोल्डन जोन की सुरक्षा में ले जा सकता है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ईव कहती है कि मेमोरी भी उस जगह में नहीं घुस पाएगा क्योंकि वो बेहद खतरनाक है। मेमोरी वादा करता है कि चाहे जो भी हो वो लिज को सुरक्षित रखेगा। ईव इस ऑप्शन पर सोचती है और मिस्ट की मार्शल आर्ट्स स्किल्स देखकर मेमोरी से पूछती है कि वो खुद क्या कर सकता है। मेमोरी अपनी ताकत को थोड़ा कम बताने की कोशिश करता है और कहता है कि स्केलेटन किंग को हराना उसके लिए आसान है। ईव मुस्कुराती है और कहती है कि स्केलेटन किंग एक मजबूत दुश्मन है, लेकिन गोल्डन जोन के अंदर उससे भी खतरनाक चीजें मिलेंगी। मेमोरी ये सुनकर जवाब देता है कि उसने खुद ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को हराया था। ईव इसे गंभीरता से नहीं लेती। मेमोरी तुरंत अपना हाथ उठाता है और ईव अपनी तलवार निकालने से पहले ही मेमोरी उस पर पैरालाइज स्पेल डाल देता है जिससे ईव का शरीर पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। मेमोरी दावा करता है कि इसी एबिलिटी की मदद से उसने अकेले ही ह्यूमैनिटी के हीरो को हराया। मिस्ट भी आगे बढ़कर अपनी क्लोक उतारती है और दिखाती है कि वो वही एल्फ प्रिंसेस है जिसे ड्रैगन नाइट्स खोज रहे थे। वो कहती है कि उसने अपनी आंखों से वो लड़ाई देखी थी। इसके बाद मेमोरी ईव को पैरालिसिस स्पेल से आजाद करता है और ईव आखिरकार उसकी एबिलिटीज पर विश्वास कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद ईव कहती है कि वो उनकी मदद नहीं लेगी और कल की फाइनल मैच जीतकर लीगली अपनी और लिज की फ्रीडम हासिल करेगी। मेमोरी उसे देखता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है ड्यूक उसे इतनी आसानी से जाने देगा क्योंकि उसने सुना है कि ड्यूक एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। ईव कहती है कि ड्यूक अनएथिकल हो सकता है, लेकिन वो भी इंसान है और अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए वो अपनी स्किल्स पर भरोसा करेगी। मेमोरी उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर वो अपना मन बदल ले तो वो शहर के फ्रंट गेट पर सूरज उगने तक इंतजार करेंगे। इसके बाद मेमोरी और मिस्ट सिटी में वापस लौटते हैं जहाँ वे एक ह्यूज क्राउड देखते हैं जो डार्क मेजेस को घेर कर खड़ा है। वे दावा करते हैं कि घर के आदमी ने उनके गॉड का अपमान किया था, इसलिए उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। मेमोरी और मिस्ट उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। वे सुनते हैं कि डार्क मेजेस एक गरीब लड़की को परेशान कर रहे हैं और जबरदस्ती अपने कल्ट में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्ट को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मेमोरी उसे रोकता है और एक डार्क मेज पर बर्जर्क स्पेल डाल देता है जिससे वो पागलों की तरह सबको मारने लगता है। इस बीच लड़की वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। ईव उस रात सो नहीं पाती, ये सोचते हुए कि ड्यूक अपना वादा निभाएगा या नहीं। वो सीधे ड्यूक से बात करने का फैसला करती है, लेकिन उसके कमरे में घुसने से पहले वो एक सोल्जर को ड्यूक से बात करते हुए सुनती है। वो पूछता है कि क्या प्लान में कोई बदलाव है, लेकिन ड्यूक कहता है कि सब कुछ वैसा ही रहेगा और कल की लड़ाई में ईव की मौत हो जाएगी। ये सुनकर ईव चौंक जाती है। ड्यूक बताता है कि वो ईव को एक जहर देने वाला है जिससे उसकी सेंसेस नम हो जाएंगी। सोल्जर पूछता है कि लिज का क्या होगा और ड्यूक जवाब देता है कि वो लिज को एक परफेक्ट वाइफ बनाकर बड़ा करेगा या फिर उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएगा। ये सब सुनकर ईव का खून खौल जाता है और वापस अपनी सेल में लौटती है। आखिरकार ईव अपना मन बना लेती है। वो एक क्लोक पहनकर मेन गेट की ओर जाती है जहाँ उसे मेमोरी और मिस्ट पहले से ही इंतजार करते हुए मिलते हैं। मेमोरी उसे देखकर हैरान होता है, लेकिन ईव जवाब देती है कि ड्यूक सच में एक नीच इंसान है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो मेमोरी की मदद लेकर भागने का फैसला करती है। मेमोरी उसे बताता है कि इसके बदले में उसे कुछ चाहिए होगा। ईव कहती है कि वो विच का लोकेशन बताएगी और गोल्डन डीमन जोन में भी उनके साथ
जाएगी। ये डील तय हो जाती है और मेमोरी लिज को किडनैप करने की तैयारी करता है। उसी समय शहर के दूसरी तरफ डार्क एल्फ एक टैवर्न में टेबल्स साफ कर रही होती है। तभी किचन से एक मोटी औरत गुस्से में बाहर आती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि वो हाथ तेज चलाए। लिज पूरी कोशिश करती है तेजी से काम करने की, लेकिन वो मोटी औरत बिना किसी कारण उसे मारने लगती है, जिससे लिज जमीन पर गिर जाती है। लिज आंसू रोकने की कोशिश करती है और खुद को ये याद दिलाती है कि ईव कितनी स्ट्रांग है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और ईव गुस्से में अंदर दाखिल होती है। वो मोटी औरत को लिज के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए डांटती है और अपनी तलवार निकालती है। मोटी औरत तुरंत जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगती है और कहती है कि ड्यूक ने उसे लिज को सख्ती से सिखाने का आदेश दिया था और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे सजा दी जाती। ईव कहती है कि वो लिज को लेकर जा रही है और अगर वो औरत जिंदा रहना चाहती है तो सबको बताएगी कि लिज को किसी ने किडनैप कर लिया और ईव उसके पीछे गई है। मोटी औरत रोती है और उसकी बात मान लेती है। तभी मेमोरी मास्क पहनकर टैवर्न में दाखिल होता है और ईव से कहता है कि वो आगे बढ़े, उसे बस कुछ चेक करना है। मेमोरी ईव के बाहर जाने के बाद उस मोटी औरत के पास जाता है और कहता है कि वो उसकी एक्टिंग को समझ सकता है क्योंकि वो भी अब्यूज से गुजरा है। मेमोरी कहता है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। मोटी औरत ब्लफ करने की कोशिश करती है, ये दावा करते हुए कि सिर्फ वही उन्हें ड्यूक के गुस्से से बचा सकती है। जब उसे इस सब के बारे में पता चलेगा वो तुरंत उसे पैरालाइज स्पेल मारता है और उसके बाद पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करता है। मेमोरी एक नाइफ निकालता है और वहाँ रॉबरी का सीन सेट करने लगता है ताकि ये सब एक चोरी जैसा लगे। इसके बाद वो टैवर्न छोड़कर सीवर के रास्ते से भाग निकलता है। वे अंडरग्राउंड राउट्स से होते हुए निकलने लगते हैं। तभी लिज अपना परिचय देती है और मेमोरी से विनती करती है कि वो उसे भी साथ ले जाए क्योंकि वो ईव के साथ रहना चाहती है। मेमोरी उसे देखता है और कहता है कि उनका रास्ता बहुत खतरनाक होगा, लेकिन ईव कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि लिज तब तक ठीक रहेगी जब तक वो ईव के साथ है। मेमोरी मान जाता है। जल्द ही वे जंगल में पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इस बीच ईव मेमोरी के पास आकर कहती है कि अब वो उस पर पूरी तरह से भरोसा करती है और उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है। मेमोरी पूछता है कि अचानक ये ट्रस्ट कहाँ से आया। ईव जवाब देती है कि मेमोरी और तरीकों से उसे जानकारी निकाल सकता था या लिज को अकेले ही किडनैप करने की धमकी दे सकता था, लेकिन उसने उसे अपने मोटिव्स के बारे में सच बता दिया। फिर ईव मेमोरी से पूछती है कि आखिर वो विच से मिलना क्यों चाहता है। मेमोरी जवाब देता है कि उसके पास एक एंशिएंट टेक्स्ट है जिसे डिसाइफर करने के लिए उसे विच की मदद चाहिए। थोड़ी देर बाद वे घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। मेमोरी मिस्ट से कहता है कि ईव का विच के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है और उसने ये भी सुना है कि विच एक डार्क एल्फ है, बिल्कुल लिज की तरह, जो उनके काम आ सकता है क्योंकि लिज उनके लिए सिफारिश कर सकती है। अचानक मेमोरी किंगडम की तरफ कुछ रोशनी देखता है और समझ जाता है कि कोई अलार्म बजा चुका है। ईव को लगता है कि शायद किसी ने उसे देख लिया होगा। वो दावा करती है कि वो बाकी सबको भागने के लिए समय दिलाने के लिए दुश्मनों को रोक लेगी, लेकिन मेमोरी मना कर देता है और कहता है कि वो सब एक साथ ही खड़े रहेंगे। मेमोरी पहले आधी फोर्सेस को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वे कुछ घोड़ों के पीछे भागें, जबकि बाकी बुशेस के बीच में छिपकर सरप्राइज अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। मेमोरी ईव से कहता है कि वो लिज के साथ पीछे हट जाए क्योंकि इस प्लान में उसे मिस्ट की सबसे आगे जरूरत है। सब कुछ सेट हो जाने के बाद मेमोरी आखिरकार अपना मास्क उठाता है और ड्यूक की फोर्सेस के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच हम अशिंटो के मेंबर्स को एक टूटे हुए पेड़ की शाखा पर ध्यान देते हुए देखते हैं। मुजी को शक होता है कि ये शाखा जानबूझकर तोड़ी गई है ताकि उन्हें जाल में फंसाया जा सके। जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि उसके दुश्मन उसे जंगल में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऊंची आवाज में अपने दुश्मनों को बाहर आने के लिए बुलाता है, ये बताते हुए कि उसने उनकी चाल को समझ लिया है। तभी मिस्ट सामने आती है, फ्लाई स्वॉर्ड्समैन का मास्क पहने हुए। मुजी उससे ईव और एलिजाबेथ को सौंपने की मांग करता है, ये वादा करते हुए कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी जान बख्श देगा। मिस्ट उससे पूछती है कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा, और मुजी ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि वो उसे अपने कर्सेस से तड़पाएगा। वो ये भी जोड़ता है कि उसके कर्सेस को 5 ड्रोन्स और इंसानियत के सबसे ताकतवर वॉरियर भी सहन नहीं कर पाए। मिस्ट मजाक में पूछती है कि अगर वो उसे ईव और एलिजाबेथ के पास ले जाए तो क्या वो उनकी सुरक्षा की गारंटी देगा। मुजी सहमत हो जाता है और अपनी बात का वादा करता है। इसके बाद मिस्ट सबको उसके पीछे चलने को कहती है और वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक मुजी उन्हें रोकता है। उसे एहसास होता है कि मिस्ट उन्हें धोखा दे रही है। मुजी को समझ आता है कि मिस्ट उन्हें और गहराई में लुभाने की कोशिश कर रही है और शायद किसी जाल के दायरे में लाने की सोच रही है। वो अपने ग्रुप को दूरी बनाए रखने और हमले के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। मिस्ट याद दिलाती है कि वे उसे अपने कर्सेस से मारने के लिए तैयार थे। मुजी इस पर एक राज खोलता है। अशिंटो के मेंबर्स असल में असैसिन्स गिल्ड के सक्सेसर्स हैं। वो बताता है कि एक दूसरी दुनिया के हीरो ने कभी इस गिल्ड को इविल करार दिया था और उसे खत्म कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने कर्स मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपना काम फिर से शुरू किया है। लेकिन मिस्ट को एहसास होता है कि वे असल में कर्सेस नहीं बल्कि पॉइजन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजी और विस्तार से बताता है कि उनके पॉइजन्स बहुत एडवांस्ड हैं और इन्हें सिर्फ असैसिन्स गिल्ड के बचे हुए कुछ लोगों द्वारा पास की गई टेक्निक से ही बनाया जा सकता है। मिस्ट समझती है कि ये कर्सेस असल में बहुत एडवांस्ड पॉइजन्स हैं जो कोई ट्रेस नहीं छोड़ते। जब मिस्ट उससे उसके अल्टीमेट गोल के बारे में पूछती है तो मुजी बताता है कि उनकी योजना ड्यूक जैन को इस्तेमाल करके पूरे देश पर कब्जा करना है। फिर मुजी ईव की
आखिरी ब्लड स्पोर्ट फाइट में उसके प्रतिद्वंदी को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम बेलगार बताता है। साथ ही वो बेलगार के भाई वैगन को भी इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें अशिंटो के सबसे मजबूत सिबलिंग्स कहता है। मुझे बताता है कि उनका एक और भाई था जो व्हाइट वॉकर्स के ग्रुप का हिस्सा था, जो कभी मिस्ट का पीछा कर रहा था। अब बेलगार और वागन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बेताब हैं। मिस्ट को एहसास होता है कि अब एक्शन का टाइम आ गया है। उसी पल मेमोरी एक ब्लाइंडिंग फ्लैश का इस्तेमाल करता है, जिससे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। मेमोरी ने पिगीमारू के साथ मर्ज किया और अपनी टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके अशिंटो के सभी मेंबर्स को पैरालाइज कर दिया। वो सोचता है कि इन लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उसके पास ऐसी लॉन्ग रेंज अटैक होगी। मुझे इस दौरान कंफ्यूज होकर ये जानना चाहता है कि बाकी फोर्सेस कहाँ हैं। मेमोरी उससे कहता है कि उसने पहले ही सभी 15 को खत्म कर दिया, जबकि मुझे बातों में उलझा हुआ था। इसके बाद मेमोरी सभी को पॉइजन कर देता है। मेमोरी ने खुलासा किया कि मुझे क्लेवर था और उसे पता था कि वो इस ब्रोकन ब्रांच को एक सेटअप मानेगा। मेमोरी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मुझे जंगल में नहीं जाएगा क्योंकि उसे जाल का डर होगा, इसलिए उसने मिस्ट को प्लान के तहत एक्ट करने के लिए कहा। यह सब मुझे को विश्वास दिलाने के लिए किया गया, जिससे उसकी ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गई और वो सिचुएशन का सही से एनालाइज नहीं कर पाया। जैसे ही पॉइजन असर करने लगा, मुझे और बाकी लोग गिर गए। मुझे की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने एक एलैबोरेट प्लान की पॉसिबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया। मेमोरी ने फिर मिस्ट से कहा कि वो ईव को अपडेट देने के लिए वापस जाए। जैसे ही मिस्ट वहां से चली जाती है, मेमोरी देखता है कि पहले के एनिमीज वापस आ रहे हैं। वो पिगीमारू से दोबारा कनेक्ट करने का आदेश देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि पिगीमारू बहुत ड्रेन्ड है और कनेक्शन नहीं बना सकता। ईव ये देखती है और समझती है कि मेमोरी भी सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो हेल्प की पेशकश करती है। मेमोरी और ईव दुश्मनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सोल्जर्स ने उसे देखा, उन्होंने उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मेमोरी ने तुरंत उन्हें पैरालाइज कर दिया और उन पर पॉइजन का यूज किया। तभी ड्यूक और उसके कुछ सोल्जर्स पीछे से आ गए और उन्होंने घोषणा की कि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से सोचते हुए मेमोरी ने अपने डार्क स्किल का इस्तेमाल करके एक आदमी को ब्लाइंड कर दिया और ईव ने इसका फायदा उठाकर उसका सिर काट दिया। फिर मेमोरी ने ड्यूक के साथ आए सोल्जर्स पर डार्क स्पेल डाला और ईव ने उन्हें भी खत्म कर दिया। ड्यूक डर के मारे भागने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो भविष्य में उनका बुरा हाल करेगा, लेकिन मेमोरी ने उसे पैरालाइज कर दिया। बिना किसी हेजिटेशन के ईव ने ड्यूक का सिर काट दिया। इस बीच किंग जिन को खबर मिलती है कि अशिंटो गायब हो गए हैं। एक मैसेंजर उसे बताता है कि उन्हें वहाँ केवल ड्यूक और उसके सोल्जर्स के शव मिले हैं। जिन इस खबर से परेशान हो जाता है क्योंकि इससे उसकी योजना में बाधा आती है। वो सोचता है कि अब वो गॉडेस को ये सब कैसे समझाएगा। फिर वो अपने सोल्जर्स को आदेश देता है कि वो किसी भी तरह से अशिंटो को ढूंढे। दूसरी ओर बारिश हो रही है और मिस्ट और लिज़बेथ एक गुफा में शरण लेती हैं। मेमोरी और ईव उनके पास आते हैं और लिज़बेथ और ईव जल्दी सो जाती हैं। मिस्ट मेमोरी से कहती है कि उसे भी आराम करना चाहिए, लेकिन मेमोरी कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। कहीं और हम देखते हैं कि अयाका सीक्रेटली नियान के साथ ट्रेनिंग कर रही है। अयाका नियान को थैंक्स कहती है और नियान कहती है कि एक दिन अयाका अपनी टेक्निक में उसे भी पीछे छोड़ सकती है। फिर नियान अयाका से कहती है कि उनकी ट्रेनिंग को सीक्रेट रखना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो गॉडेस से परमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा। अयाका मान जाती है और फिर पूछती है कि नियान ने उसे ट्रेनिंग क्यों दी। नियान बताती है कि अयाका उसे अपनी छोटी बहन की याद दिलाती है। जाते समय नियान अयाका को समझाती है कि इस दुनिया में कभी भी अपनी कमजोरी मत दिखाना, नहीं तो तुम गिर जाओगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ एक नई ड्रेस पहनकर बहुत खुश है। वो मेमोरी को इस गिफ्ट के लिए थैंक्स कहती है और मिस्ट सजेस्ट करती है कि उन्हें अपने मर्सनरी ग्रुप का एक नाम रखना चाहिए। मिस्ट समझाती है कि जब वे मॉन्स्टर्स की लैंड में जाएंगे तो उन्हें खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉर बैंड नाम प्रपोज करती है, जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की आर्मी का नाम था। सबको यह नाम पसंद आता है और मेमोरी इसे अप्रूव कर देता है। फिर वो लोग जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और शाम तक लैंड ऑफ द गोल्डन आयरन मॉन्स्टर्स में पहुंचते हैं। मेमोरी एक करप्टेड ट्री को देखता है जो एरिया के सेंटर में है और उसे पता चलता है कि ये कभी एक सेक्रेड ट्री था। फिर ईव मेमोरी से कहती है कि वो उसके हाथ में थोड़ा मैजिक डाले। जैसे ही मेमोरी ऐसा करता है, एक क्रेस्ट दिखने लगता है। ईव एक्सप्लेन करती है कि ये क्रेस्ट उनके ट्राइब के लीडर्स और उनकी संतानों को दिया जाता है। ग्रीन डॉट उनकी करंट लोकेशन दिखाता है और रेड डॉट विच ऑफ टैबूस की लोकेशन बताता है। वे समझ जाते हैं कि उन्हें रेड डॉट की ओर जाना है, लेकिन देर हो चुकी है, इसलिए वो रात में कैंप करने का डिसाइड करते हैं। उस रात मेमोरी मॉन्स्टर्स की लैंड को देखते हुए सोचता है कि गॉडेस के लिए उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ है। वो गॉडेस को हेल्प दिखाने की कसम खाता है और सोचता है कि इस मॉन्स्टर्स की लैंड को एक्सपी फार्म की तरह यूज करेगा ताकि वो लेवल अप कर सके। उसे पता है कि शायद वो कभी एस क्लास या ए क्लास हीरोज के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो उनके और अपने बीच की दूरी कम करने के लिए डिटरमिन्ड है। इस बीच गॉडेस हीरोज को बताती है कि उन्होंने काफी लेवल अप कर लिया है, लेकिन वो उन्हें वार्न करती है कि लेवल बढ़ने से सिर्फ उनके बेस स्टैट्स में सुधार होगा। उनकी टेक्निक अभी भी कमजोर है, इसलिए उसने कुछ फेमस लोगों को बुलाया है ताकि वो हीरोज की पूरी स्ट्रेंथ बाहर ला सकें। गॉडेस कंफर्म करती है कि ग्रेट डीमन एम्पायर आगे बढ़ रहा है और उनकी अगली फाइट उनकी सोच से भी बड़ी होगी। गॉडेस हीरोज को एनकरेज करती है कि वो इस फाइट में अपना बेस्ट दें। बाद में गॉडेस नियान को बताती है कि उन्हें हीरोज का लेवल और बढ़ाना होगा और उन्हें मॉन्स्टर्स की लैंड में भेजने की प्लान बना रही है। जब वे नई टेक्निक्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे, अगली सुबह सब लोग तैयार होते हैं डेडली फॉरेस्ट की गहराइयों में जाने
बचाने के लिए। मेमोरी सबको समझाता है कि अगर वो डार्क एल्फ बच्ची को सारा सामान दे दें तो उनके सर्वाइवल चांसेस सबसे अच्छे होंगे। सब उसकी बात मानते हैं और जंगल के अंदर बढ़ते हैं। जैसे ही वो ग्रासलैंड में पहुंचते हैं, मेमोरी और ईव दोनों कुछ अजीब महसूस करते हैं। तभी एक बड़ा सा लिजर्ड डीमन सामने आता है जो बिल्कुल अलग दिखता है। मेमोरी नोटिस करता है कि ये बाकी लिजर्ड मॉन्स्टर्स से अलग है। तभी वो लिजर्ड डीमन अपना एलियन जैसा मुंह खोलता है जिसमें उसके घिनौने दांत दिखाई देते हैं। वो तेजी से ईव पर हमला करता है, लेकिन ईव फुर्ती से पहले 2 वारों को रोक लेती है और उसकी पूंछ का हमला भी ब्लॉक कर देती है। मेमोरी तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए पास पहुंचता है और पैरालिसिस स्पेल का इस्तेमाल करता है। मॉन्स्टर वहीं रुक जाता है और मेमोरी उस पर पॉइजन स्पेल डालता है जिससे वो जल्दी ही मर जाता है। मेमोरी खुश होता है क्योंकि उसे अब यकीन हो गया कि उसकी स्पेल्स यहाँ के मॉन्स्टर्स पर असर कर रही हैं। वो ईव से कहता है कि शायद ये मॉन्स्टर कमजोर था क्योंकि उसने पहले के डंजन्स में इससे भी बड़े मॉन्स्टर्स मारे थे। ये जानकर सबको राहत मिलती है कि एनिमीज का लेवल अभी ज्यादा हाई नहीं है। मेमोरी उसे एक किताब दिखाता है और बताता है कि ये लिजर्ड के चेहरे पर लगा हुआ अजीब क्रीचर एक फॉरबिडन आइटम है और वो इसे साथ ले जाना चाहता है ताकि इसके बारे में और जान सके। इसके बाद जल्द ही वे एक नदी तक पहुंचते हैं और दूसरी तरफ जाने का एक ही रास्ता है, पत्थरों पर कूद कर जाना। मेमोरी ईव की मदद से दूसरी तरफ पहुंच जाता है और अब लिज कूदने की तैयारी कर रही होती है। ईव चाहती है कि लिज का सामान वो खुद ले ले, लेकिन मेमोरी कहता है कि लिज को ये खुद करने देना चाहिए ताकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। ईव को डर होता है कि लिज गिर सकती है और उसकी चिंता सही साबित होती है। लिज कूदते वक्त फिसल जाती है, लेकिन शुक्र है कि स्लाइम उसे पकड़ लेता है और वो बच जाती है। इसके बाद मिस्ट कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिसलकर पानी में गिर जाती है। पूरी तरह भीग जाने के बाद मिस्ट छींकने लगती है। मेमोरी उसे अपनी क्लोक देता है। ईव मजाक में कहती है कि उन्हें एक रूम लेना चाहिए, लेकिन अचानक रुक जाती है क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो लिज को पीछे हटने के लिए कहती है और मेमोरी को आगे बुलाती है, ये कहते हुए कि उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर महसूस किया है। मेमोरी तुरंत आगे बढ़ता है और ईव से कहता है कि वो पीछे हट जाए और उसे जाल बिछाने दे। मेमोरी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और बड़े बड़े बग मॉन्स्टर्स पेड़ गिराते हुए उनके पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे मेमोरी की रेंज में आते हैं, मेमोरी उन पर पैरालाइसिस स्पेल डालता है और दोनों मॉन्स्टर्स वहीं रुक जाते हैं। मेमोरी को गर्व महसूस होता है कि उसने उन मॉन्स्टर्स को रोका जिन्हें ग्लैडिएटर्स भी नहीं रोक सकते थे। फिर मेमोरी उन पर बर्सर्क स्पेल डालता है जिससे वो खून बहने से मर जाते हैं। मेमोरी शांति से उन डेड मॉन्स्टर्स के पास जाता है और उन्हें फिर से चीरता है। ईव पूछती है क्या तुम इन्हें खाने वाले हो, लेकिन मिस्ट उसे बताती है कि ये मॉन्स्टर फॉरबिडन आइटम्स की लिस्ट में है और ये स्लाइम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अचानक सबको पास में एक अजीब प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये कहां से आ रही है। तभी उनका स्लाइम अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और बैग से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मेमोरी बैग खोलता है और उसमें एक मिस्टीरियस एग पाता है। एग चमकने लगता है और फिर फूट जाता है, जिसमें से एक अजीब सा ब्लू हॉर्स बाहर आता है। मेमोरी इस नए हॉर्स को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। हॉर्स मेमोरी के पास आता है और उसे कडल करने लगता है। मेमोरी को इसमें कोई खतरा महसूस नहीं होता, तो वो इसे रखने का फैसला करता है और देखना चाहता है कि आगे क्या होता है। तभी मिस्ट को हॉर्स की पीठ पर एक अजीब चीज दिखाई देती है और वो सोचती है कि ये क्या हो सकता है। मेमोरी को समझ आता है कि ये माना क्रिस्टल है जो हॉर्स से जुड़ा हुआ है। बिना कुछ पूछे मेमोरी इसमें अपना माना ट्रांसफर करने लगता है, जबकि हॉर्स जोर जोर से चिल्लाता और हिलता है। अचानक हॉर्स एक पर्पल ऑरा में चमकने लगता है और ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़े काले घोड़े में बदल जाता है। मेमोरी इससे बहुत इंप्रेस्ड होता है और सोचता है कि क्या ये घोड़ा उनका सामान भी उठा सकता है, लेकिन हॉर्स को और माना चाहिए और वो फिर से ग्लो करने लगता है। मेमोरी उसे काम रहने को कहता है, लेकिन वो फिर से अपना माना हॉर्स में ट्रांसफर करता है। इस बार हॉर्स रेड ग्लो में चमकता है और एक 8 पैरों वाला काला घोड़ा बन जाता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। ये अगली सा दिखने वाला हॉर्स बहुत कूल लगता है, तो मेमोरी उसे रखने का फैसला करता है। रात होते होते वो सब एक अबैंडन टेंपल के पास रुकने का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। मेमोरी बाहर बैठा रात का आसमान देख रहा होता है। तभी मिस्ट उसके पास आती है और कहती है कि हॉर्स की वजह से उन्होंने बहुत तेज प्रोग्रेस की है। मेमोरी सहमत होता है। तभी वो जंगल के दूसरी ओर से आती एक अजीब सी रोशनी देखता है। उसे लगता है कि वहाँ कुछ हो रहा है और उसे याद आता है कि किंगडम ऑफ एलेन उसी दिशा में है। मेमोरी समझ जाता है कि गॉडेस ने बाकी हीरोज को भी जंगल में भेजा है। उसकी सोच सही निकलती है क्योंकि उसके बेकार क्लासमेट्स भी जंगल में बग मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ किरी इन मॉन्स्टर्स को एक ही हमले में खत्म कर रहा होता है और ये दावा करता है कि वो इस देश का फ्यूचर किंग बनेगा। अगली सुबह ईव उठती है और मेमोरी को गायब पाती है। मिस देखती है कि स्लाइम भी गायब है, लेकिन ईव को लगता नहीं कि मेमोरी उन्हें डीमन जोन के बीच में अकेला छोड़कर चला गया होगा। वो बाहर जाते हैं और हैरानी से मेमोरी को एक विशाल डीमन की लाश के सामने बैठे देखते हैं। ईव हैरान होती है कि मेमोरी ने इतना ताकतवर डीमन अकेले मार गिराया। मेमोरी उन्हें बताता है कि डीमन रात को आया था, लेकिन उसने सबको जगाना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद वो सब अपना सामान पैक करते हैं और फिर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं ताकि तूफान से पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें। चलते चलते मेमोरी लिज से पूछता है कि क्या उसे अब भी इस जंगल से डर लगता है। लिज कहती है कि वो पहले डरती थी, लेकिन मिस ने उसे भरोसा दिलाया है कि जब तक मेमोरी उनके साथ है उन्हें कोई खतरा नहीं है। मेमोरी सोचता है कि ये लोग उस पर बहुत
बहुत भरोसा कर रहे हैं और खुद से सवाल करता है कि क्या वो उन्हें बचा पाएगा अगर कोई बहुत बड़ा खतरा सामने आ गया। तभी उन्हें एक शॉर्टकट दिखता है जो उन्हें जल्दी विच के घर तक पहुंचा सकता है। ईव अपने फ्यूचर के बारे में बात करती है कि वो एक छोटा सा घर ढूंढेगी, वहाँ लिज के साथ शांति से रहेगी और आराम से अपनी जिंदगी जिएगी। सब खुश महसूस कर रहे होते हैं ये सोचकर कि उनका खतरनाक सफर अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर ईव के पीछे आ जाता है। वो तुरंत अपनी तलवार निकालती है और मॉन्स्टर को आधा काट देती है। फिर पीछे हटकर मेमोरी से पूछती है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। मेमोरी को इसका कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए वो तुरंत पैरालिसिस स्पेल डालता है ताकि और कुछ गलत ना हो। मेमोरी सोचता है कि आखिर उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है जबकि मॉन्स्टर तो मर चुका है। तभी अचानक डीमन से एक तेज रोशनी निकलती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सबको अपने कान ढकने पड़ते हैं। मेमोरी जमीन को छूता है और जल्द ही समझ जाता है कि ये एक ट्रैप था, क्योंकि उसे हर तरफ से आने वाले बहुत सारे मॉन्स्टर्स का आभास हो रहा था। मेमोरी को पता था कि ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा हैं कि वो अकेले उन सब का सामना नहीं कर सकता। वो सोचता है कि क्या वो कभी इस सिचुएशन से बच पाएंगे या नहीं। मेमोरी जल्दी से सोचता है कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए, लेकिन उससे पहले कि वो कोई सॉलिड प्लान बना पाए ईव आगे आती है और कहती है कि वो पीछे रहकर मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी ताकि बाकी लोग भागकर विच को ढूंढ सकें। एलिजाबेथ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ईव कहती है कि वो ऐसे कठिन रास्तों को अच्छे से संभाल सकती है और वो तेज भी है, इसलिए उसके पास अच्छा मौका है कि वो बच सके और दूसरों को एस्केप करने का समय दे सके। एलिजाबेथ कुछ बोल नहीं पाती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। तभी मेमोरी चुप्पी तोड़ता है और ईव से मजाक में कहता है कि अगर वो वापस सही सलामत नहीं आई तो क्या होगा। ईव वादा करने ही वाली होती है कि मेमोरी उसे बीच में रोकता है और कहता है कि इतना इमोशनल मत बनो। वो कहता है कि ये काम अकेले ईव के लिए नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। मेमोरी अपना मास्क निकालता है और कहता है कि ये एक आदमी का काम है जिसे सही तरीके से करना पड़ेगा। ईव को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मेमोरी उसे शांत करता है और कहता है कि उन्हें उसकी जरूरत है क्योंकि विच सिर्फ उसी पर भरोसा करती है। मेमोरी जल्दी से तैयारी करता है और सबको कहता है कि वो केव की तरफ जाएं। वो खुद पीछे रहकर स्ले और पिगी मारू के साथ मॉन्स्टर्स का सामना करेगा क्योंकि उनके पास बेस्ट चांस है इसे संभालने का। ईव मना करने की कोशिश करती है, लेकिन मेमोरी उसे कहता है कि उसकी बात मान ले। आखिरकार ईव मान जाती है और सीरियस घुटनों के बल गिरकर मेमोरी को उसकी हिम्मत के लिए धन्यवाद देती है। मेमोरी सबको जल्दी वहाँ से निकलने को कहता है और खुद पीछे रहकर मॉन्स्टर्स से लड़ने की तैयारी करता है। इस बीच जंगल के दूसरी तरफ बाकी टीम को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। सब भाग रहे होते हैं, मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। किरा और सागू अपने सोर्ड से जितने मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं हरा रहे होते हैं, जबकि लड़कियां छिपने की जगह ढूंढ रही होती हैं। किरा को अजीब लगता है, जैसे कुछ सही नहीं है। उसे हमेशा लगता था कि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, लेकिन अब मॉन्स्टर्स उसे अनदेखा कर रहे हैं। तभी एक लड़की पर मॉन्स्टर का हमला होता है और वो सोचती है कि क्या मरने के बाद वो मेमोरी को देख पाएगी। दूसरी ओर मेमोरी अपने माना को घोड़े में डालता है जिससे वो और बड़ा और ताकतवर हो जाता है। फिर वो अपना मास्क पहनता है और पिगी मारू से कहता है कि जितनी जोर से हो सके मास्क में चिल्लाए। मास्क एक बड़े स्पीकर की तरह काम करता है और सारे मॉन्स्टर्स उसकी ओर खींच लेता है। लड़कियां सुरक्षित रूप से केव में छिप जाती हैं और मेमोरी तेजी से स्ले के साथ जंगल में भागता है। उसके पीछे मॉन्स्टर्स का बड़ा झुंड होता है। मेमोरी सोचता है कि क्या वो इस बार भी बच पाएगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी बर्जर्क एबिलिटी जल्द ही एक्टिव होने वाली है। जंगल के दूसरी तरफ अयाका बाकी छात्रों को बचाने में मदद कर रही होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि 2 लोग नहीं बच पाए। वो दोनों यासु की टीम में थे जो अपनी नई पावर्स के बाद से बहुत अकड़ में था। अयाका उससे पूछती है कि क्या हुआ और यासु ठंडे अंदाज में कहता है कि वो कमजोर थे इसलिए मारे गए। अयाका गुस्से में यासु को कहती है कि कमजोर लोगों को बचाना उसकी जिम्मेदारी है। यासु गुस्से में जवाब देता है हमेशा से क्लास की प्रिंसेस रही है इसलिए उसे ये बातें कहने का हक है, लेकिन अब उसके जैसे लोगों को ताकत मिल गई है और वो उठ रहे हैं। तभी किरारा और सागू आकर यासु से कहते हैं कि वो अपनी बकवास बंद करे। वो उसे बताते हैं कि वो अब भी बॉटम पर ही है, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो। यासु गुस्से में फिर से खुद को साबित करने की कोशिश करता है। सागू उसे सबक सिखाने की सोचता है, लेकिन किरारा उसे रोकता है। यासु फिर से अपनी मैजिकल स्किल दिखाता है और दावा करता है कि वो सबसे ताकतवर है और वहाँ से चला जाता है। केव के अंदर ईव साइरस से कहती है कि वो मेमोरी के पास जा रही है। साइरस चिंता करती है कि ईव अकेले क्यों जा रही है और उससे पूछती है। ईव कहती है कि उसे नहीं लगता मेमोरी अकेले उन सारे डीमंस का सामना कर पाएगा। ईव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो सिर्फ कह नहीं रही थी, बल्कि सच में अकेले डीमन से निपट सकती है। वो कहती है कि उसकी शार्प सेंसेस और एक्सेलेंट हियरिंग की वजह से वो अंधेरे में भी आसानी से मूव कर सकती है। ऐसा आखिरकार मान जाती है और ईव को जाने देती है क्योंकि वो भी मेमोरी के बारे में चिंतित है। ईव एलिजाबेथ को सर की देखभाल में छोड़कर मेमोरी का साथ देने और उसे बैटलफील्ड में ठीक करने के लिए निकलती है। उधर मेमोरी कियोस मचा रहा होता है। पिगी मारू का इस्तेमाल करके कई एनिमीज पर बर्जर्क स्पेल डालता है जिससे वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं और जो बच जाते हैं वो फिर से मेमोरी का पीछा करने लगते हैं। मेमोरी इस बार पैरालाइजिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है और कुछ मॉन्स्टर्स को गिरा देता है, लेकिन उसे समझ आता है कि अब तक सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स मरे हैं और ताकतवर मॉन्स्टर्स अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है जिससे देखना और सुनना मुश्किल हो जाता है। मेमोरी जल्दी से अपना स्टेटस बार चेक करता है और देखता है कि उसका माना तेजी से खत्म हो रहा है। उसे पता है कि माना फिर से भरने के लिए उसे उन ताकतवर
मॉन्स्टर्स को मारना होगा। बिना समय गंवाए वो पलटता है और उनकी तरफ दौड़ता है। स्ले के साथ रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को कुचलते हुए माइमोरी फिर से पिगीमारू की आर्म एक्सटेंशन का इस्तेमाल करता है और ब्लाइंडनेस स्पेल डालता है। इसके बाद वो पूरी ताकत से बर्जर्क, ब्लाइंडनेस और पैरालाइज स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है। उसे महसूस होता है कि उसका माना तेजी से खत्म हो रहा है और अगर उसने जल्दी ही इस डीमन को नहीं हराया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। किसी तरह वो मॉन्स्टर के करीब पहुंचता है और उस पर बर्जर्क स्पेल और पॉइजन स्पेल का कॉम्बो डालता है। ये कॉम्बो काम कर जाता है और मॉन्स्टर धीरे धीरे मरने लगता है। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। ये मेमोरी के लिए ब्लेसिंग साबित होता है क्योंकि उसका माना फिर से फुल हो जाता है, लेकिन उसके पास आराम करने का वक्त नहीं होता क्योंकि अब भी 2 बड़े मॉन्स्टर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। मेमोरी जल्दी से छोटे डीमंस को स्लीप स्पेल से गिरा देता है जिससे सिर्फ वो 2 बड़े मॉन्स्टर्स बचे रहते हैं। मेमोरी चालाकी से उन्हें स्ले का पीछा करने देता है और खुद पीछे से आकर उन पर पैरालाइज्ड स्पेल और बर्जर्क स्पेल डाल देता है जिससे वो दोनों गिर जाते हैं। उसे फिर से माना पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन उसे लगता है कि मॉन्स्टर्स का अंत ही नहीं हो रहा है। एक और लहर सीधी उसकी तरफ आती है। मेमोरी डिसाइड करता है कि अब वो सीधे इनका सामना करेगा और हर स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी कुछ मॉन्स्टर्स बच जाते हैं और उसे उसके घोड़े से गिरा देते हैं। अब मेमोरी चारों तरफ से मॉन्स्टर्स से घिर जाता है, लेकिन वो एक के बाद एक स्पेल डालता रहता है। आसपास के सब मॉन्स्टर्स को मारता जाता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये सब काफी नहीं होगा। इस बीच कुशिमा, जो एक हीरो स्टूडेंट है, जमीन पर बैठा डर से कांप रहा होता है एक मरे हुए डीमन के सामने। अभी ईव वहां पहुंचती है और सोचती है कि एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है। अचानक एक और लड़की जंगल से बाहर आती है और ईव पर लाइटनिंग स्ट्राइक से हमला करने की कोशिश करती है। ईव इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है, लेकिन लड़की जिसका नाम इटुकी है दूसरा हमला करती है और ईव को ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। इटुकी सोचती है कि ईव भी एक डीमन है और उसे मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ अपनी तलवार लेकर उस पर झपटती है। ईव सोचती है कि क्या उसके पास इतनी ताकत है कि वो इन लिटरल हीरोज से लड़ सके, खासकर जब वो इटुकी के लाइटनिंग स्ट्राइक से टेम्परेरीली पैरालाइज्ड है। इसके बावजूद ईव किसी तरह इटुकी के हमलों से बच जाती है। उसे महसूस होता है कि इटुकी के वार और ज्यादा सटीक हो रहे हैं और ईव सोचती है कि शायद वो इस लड़ाई के दौरान बेहतर हो रही है। ईव अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार इटुकी एक मौका पाकर अपनी तलवार ईव की तरफ थ्रस्ट करती है। सौभाग्य से ठीक उसी समय ईव की जुड़वा बहन हिजी वहां पहुंच जाती है और इटुकी को रोकती है। हिजी खुश होती है कि कशिमा अभी भी जिंदा है। इटुकी मजाक में कहती है कि अगर हिजी थोड़ा भी देर से आती तो ईव अब तक लेपर्ड का खाना बन चुकी होती। वो अपनी बहन से पूछती है कि उसने उसे किलिंग ब्लो देने से क्यों रोका। हिजी कहती है कि ईव डीमन नहीं है। वो मानती है कि ईव किसी भी मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और उसकी मूवमेंट्स एक इंसान जैसी हैं। हिजी को यकीन है कि ईव उनके साथ ठीक से बात कर सकती है। इटुकी कहती है ईव ने अब तक कुछ नहीं कहा है। हिजी पूछती है कि कहीं इटुकी ने अपनी लाइटनिंग से उसकी आवाज तो नहीं रोक दी। इटुकी को अपनी गलती का एहसास होता है। हिजी ईव से अपनी बहन की तरफ से माफी मांगती है और इटुकी भी कहती है कि वो अपनी क्लासमेट की रक्षा करने की कोशिश में बहक गई थी। फिर हिजी ईव से पूछती है कि क्या उसका इरादा उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का है। जब ईव इसे मना कर देती है तो हिजी कहती है कि अब उन्हें अलग अलग रास्तों पर जाना चाहिए। ईव को लगता है कि ये लड़कियां मेमोरी जैसी दिखती तो हैं, लेकिन कुछ अलग है। वो सोचती है कि इन लड़कियों में से एक इस खतरनाक स्थिति में भी इतनी शांत कैसे रह सकती है। तभी हिजी उसे उसके नाम से बुलाती है और कहती है कि उसने प्रसिद्ध लेओपार्ड ग्लैडिएटर के बारे में सुना है। वो ईव से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। ईव बताती है कि वो अपने मास्टर को ढूंढ रही है और ये सुनकर हिजी को क्यूरियोसिटी होती है। वो ईव से पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि उसका मास्टर उन खतरनाक मॉन्स्टर्स के स्टैम्पीड में बच पाया। ईव आत्मविश्वास से कहती है कि उसके मास्टर की ताकत इतनी ज्यादा है कि उसे मापा भी नहीं जा सकता, इसलिए वो जिंदा है। ये कहकर ईव मेमोरी को ढूंढने के लिए निकल जाती है जो मॉन्स्टर्स से बड़ी मेहनत से लड़ रहा होता है। मेमोरी लगातार पैरालाइज और बर्जर्क कर्सेस का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को हराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक बड़ा मैमथ मॉन्स्टर उस पर पीछे से हमला करने आता है। मेमोरी पिगी की मदद लेना चाहता है ताकि वो जल्दी से मॉन्स्टर तक पहुंच सके, लेकिन पिगी बहुत थका हुआ होता है और वो स्ट्रेच नहीं कर पाता। मेमोरी को खुद स्लीप स्पेल का इस्तेमाल करके मैमथ को गिराना पड़ता है और फिर उसे पॉइजन कर्स से खत्म करता है। हालांकि मेमोरी के पास माना की कमी नहीं थी, लेकिन पिगी अब और लड़ाई के लिए तैयार नहीं होता। मेमोरी उसे आराम करने के लिए वापस भेज देता है और अपने घोड़े से कहता है कि लड़ाई लगभग खत्म होने वाली है, वो जल्द आराम करेंगे। मेमोरी अपना हेलमेट उतारता है और अपने मुंह से निकलते खून को पोंछता है। वो उन सारे मॉन्स्टर्स के शवों को देखता है जिन्हें उसने हराया है और फिर अपना स्टेटस विंडो खोलता है जहां वो देखता है कि वो लेवल 2000 से ऊपर पहुंच चुका है। फिर भी उसके बढ़ते हुए स्टैट्स के बावजूद उसकी थकान और चोटें अपने आप ठीक नहीं हो रही थी। मेमोरी को लगता है कि वो कभी भी गिर सकता है, लेकिन उससे पहले वो अपने आखिरी दुश्मन को हराना चाहता है। वो अपने घोड़े पर चढ़ता है और एक आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होता है। जल्द ही मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ता है और मेमोरी अपने घोड़े से उसे साथ दौड़ने के लिए कहता है। मेमोरी उसे अपनी स्किल से हराने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर हर बार मरे हुए मॉन्स्टर्स के शवों का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है। अचानक मॉन्स्टर रुकता है और आसमान में एक हरा ऑब फेंकता है जिससे चारों तरफ डिस्ट्रक्टिव मैजिक बीम्स गिरने लगते हैं। मेमोरी का घोड़ा हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक बीम मेमोरी के हाथ को छू लेती है और दूसरी उसकी घोड़े के सींगों
थप्पड़ लगती है जिससे वो गिर जाता है। मेमोरी पिगी को बुलाता है और उसे एक आखिरी बार मदद मांगता है। दोनों फिर से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और ह्यूमनॉइड फेस्ड मॉन्स्टर फिर से लेजर बराज छोड़ता है जिससे चारों तरफ एक्सप्लोजन्स होते हैं। धुएं के बाद मेमोरी मॉन्स्टर की नजर से छिप जाता है और अपना हेलमेट जमीन पर फेंकता है ताकि मॉन्स्टर को कंफ्यूज कर सके। मॉन्स्टर हेलमेट को खत्म करने के लिए तैयार होता है लेकिन फिर समझ जाता है कि वो एक छलावा है। तभी उसे दूर से पिगी की आवाज सुनाई देती है और वो उस ओर हमला करता है लेकिन मेमोरी वहां नहीं होता। मॉन्स्टर को लगता है कि मेमोरी का घोड़ा उसके पीछे है और जब उसका ध्यान चारों दिशाओं में बढ़ जाता है, मेमोरी आसमान से कूदकर उस पर पैरालाइज्ड स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे वो हिल नहीं पाता। फिर मेमोरी उस पर बर्जर्क कर्स डालता है जिससे मॉन्स्टर के शरीर से हर जगह से खून फूटने लगता है। मेमोरी ने लड़ाई जीत ली होती है लेकिन उसकी खुद की हालत बहुत खराब होती है। उसकी चोटें दर्द करने लगती हैं और जब वो अपना स्टेटस चेक करता है तो देखता है कि उसका एचपी लगभग खत्म हो चुका है। तभी आखिरी मॉन्स्टर मर जाता है और मेमोरी फिर से लेवल अप करता है। उसका पैरालाइज स्किल अपग्रेड हो जाता है और एक नया स्किल अनलॉक होता है। वो सोचता है कि इसे बाद में चेक करेगा लेकिन उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो हिल नहीं पाता। तभी वो देखता है कि पेड़ों के पीछे से एक और मॉन्स्टर उसे घूर रहा है। मेमोरी सोचता है कि क्या वो इस हालत में उसे हरा पाएगा लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उस पर कूदता है, ईव आकर उसे दो हिस्सों में काट देती है। मेमोरी राहत महसूस करता है और ईव की बाहों में बेहोश हो जाता है। ईव मेमोरी, पिगी और घोड़े को अपनी पीठ पर उठा लेती है और बताती है कि रास्ते में उसे कुछ लोग मिले थे जो मेमोरी की दुनिया से थे। वो बताती है कि उसने इटुकी, हिजी और कशिमा से मुलाकात की। मेमोरी पूछता है कि क्या उसने उन्हें उसका नाम बताया और ईव कहती है कि उसने नहीं बताया, जिस पर मेमोरी कहता है कि ये अच्छा हुआ। उसे अपने क्लासमेट्स पर भरोसा नहीं है, इसलिए बेहतर है कि वो सोचें कि मेमोरी मर चुका है। जल्द ही वो मिस्ट और लिज के पास पहुंचते हैं जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। मिस्ट मेमोरी की चोटों का इलाज करती है और ईव कहती है कि वो रात भर पहरा देगी। जैसे ही ईव चली जाती है, मेमोरी मिस्ट से कहता है कि वो उसकी स्किल सेट से बहुत प्रभावित है। मिस्ट उसे बताती है कि वो उसके फटे कपड़े भी सिल सकती है। मेमोरी उसे ऐसा करने के लिए कहता है और सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। मिस्ट पूछती है कि क्या कुछ गलत है और मेमोरी कहता है कि वो इतना एक्साइटेड है कि सो नहीं पा रहा। मिस्ट तुरंत उसे अपने मोटे जांघों से बना तकिया ऑफर करती है जो किसी को भी सोने पर मजबूर कर सकता है। मेमोरी पहले ऐसा दिखाता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर वो इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है। मिस्ट धीरे से उसका चेहरा पकड़ती है और कहती है कि मेमोरी को सब कुछ खुद पर नहीं लेना चाहिए। वो कहती है कि जब मॉन्स्टर्स उनकी ओर आ रहे थे और मेमोरी ने कहा कि वो अकेले उनसे निपट सकता है तो उसे पता था कि मेमोरी झूठ बोल रहा है। मिस्ट बताती है कि उसे मेमोरी की चिंता रहती है, ये सोचकर कि वो इस भारी बोझ तले टूट ना जाए। मेमोरी उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि अगर वो उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती तो उसे मेमोरी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मेमोरी सोचता है कि कैसे उसने नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश की थी जब उसे उसके अब्यूसिव पेरेंट्स से बचाया गया था और उसे एहसास होता है कि अगर वो नॉर्मल होता तो अब तक इस दुनिया की भयानक चीजों से टूट चुका होता। उसे लगता है कि उसके अंदर थोड़ा ट्विस्टेड होना एक अच्छी बात है और इसी सोच के साथ उसे नींद आने लगती है। लेकिन अब मिस्ट ने उससे बातें करने का मन बना लिया है और वो मेमोरी से उसकी उम्र पूछती है। मेमोरी बताता है कि वो 17 साल का है और मिस्ट हैरान रह जाती है क्योंकि वो मेमोरी से बड़ी है। मेमोरी कहता है कि ये तो ऑब्वियस है क्योंकि एल्व्स इंसानों से ज्यादा समय तक जीते हैं, लेकिन मिस्ट बताती है कि वो खुद भी सिर्फ 19 साल की है। वो कहती है कि उसने हमेशा सोचा कि मेमोरी मिड 20s का है। उसकी काल्म और मैच्योर पर्सनालिटी देखकर मेमोरी पूछता है कि क्या अब वो उसे एक जूनियर की तरह ट्रीट करेगी और मिस्ट कहती है कि चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो वो हमेशा उसका मास्टर रहेगा। मेमोरी आखिरकार सो जाता है और मिस्ट उसे हल्के से सहलाती है लेकिन फिर मिस्ट के दिमाग में अनहोली ख्याल आते हैं, इसलिए वो मेमोरी को नीचे फर्श पर सोने देती है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, मिस्ट ब्लैंकेट पर फिसल जाती है और सीधे मेमोरी के ऊपर गिर जाती है। उनके चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। मिस्ट अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और मेमोरी को चूम लेती है लेकिन फिर तुरंत खुद पर शर्मिंदगी महसूस करती है। मेमोरी पूरी तरह से सोया नहीं होता और वो जाग जाता है, ये सोचते हुए कि अभी अभी उसके होंठों पर वो सॉफ्ट फीलिंग क्या था। वो मिस्ट को इधर उधर फड़फड़ाते देखता है और उसे स्लीप स्पेल से सुला देता है। उसे एहसास होता है कि मिस्ट ने सोचा कि वो सो रहा है इसलिए उसे चूमा। मेमोरी खुश नहीं होता बल्कि ऑकवर्ड महसूस करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनका रोमांस शुरू हो जाए जब तक कि उसकी वेंजेंस पूरी नहीं हो जाती। अगले दिन जैसे ही वे आगे जंगल में बढ़ते हैं, मिस्ट काफी एंग्शियस होती है और मेमोरी से कहती है कि एक दिन वो उसे कुछ कन्फेस करना चाहती है लेकिन फिलहाल उसमें हिम्मत नहीं है। मेमोरी कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं और आगे बढ़ने लगता है। मिस्ट सोचती है कि वो कल रात गलत थी और उसे अपने फीलिंग्स मेमोरी को ठीक से बताने चाहिए लेकिन वो अभी साहस नहीं जुटा पाई। वो उम्मीद करती है कि मेमोरी उसके कन्फेशन का इंतजार करेगा लेकिन तब तक वो उसकी सबसे मजबूत साथी बनकर रहना चाहती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पेड़ों पर कुछ मैजिक सर्कल्स दिखते हैं। मेमोरी सोचता है कि ये कोई जाल तो नहीं, लेकिन मिस्ट कहती है कि ये सर्कल्स काफी पुराने और खराब हो चुके हैं इसलिए ये काम नहीं करेंगे। मेमोरी सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि विच मर चुकी है, लेकिन वो ज्यादा सोचना नहीं चाहता। तभी उसे लिज और ईव की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उनकी तरफ भागता है और देखता है कि एक बड़ा गोलेम खड़ा है जिसके शरीर पर भी वही मैजिक सर्कल्स बने हुए हैं। गोलेम मेमोरी की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन मेमोरी उस पर पैरालिसिस
स्किल का इस्तेमाल करता है। ईव पूछती है कि क्या उन्हें गोलेम को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन मेमोरी को लगता है इससे विच नाराज हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। वो आगे चलते रहते हैं और जल्द ही एक खूबसूरत झील के पास पहुंचते हैं जहां एक विशाल पेड़ खड़ा है। झील के पास एक कैबिन है और वो उम्मीद करते हैं कि वहां विच मिल सकती है। कैबिन खाली होता है, लेकिन मेमोरी को वहां एक गुप्त दरवाजा मिलता है जो एक अंडरग्राउंड सुरंग में जाता है। सुरंग के अंत में कुछ गोलेम्स खनन कर रहे होते हैं, लेकिन वे मेमोरी और उसकी टीम पर कोई ध्यान नहीं देते। सुरंग के अंत में एक दरवाजा होता है जिसे खोलने के लिए माना एक क्रिस्टल में डालना पड़ता है। मेमोरी उसमें माना डालना शुरू करता है और जल्द ही समझ जाता है कि विच ने अपनी लोकेशन इसीलिए इतनी आसान बनाई क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी इतना माना नहीं जुटा पाएगा कि दरवाजा खोल सके। लेकिन मेमोरी के पास दरवाजा खोलने के लिए काफी माना होता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो एक विशाल घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ जंगली फूल होते हैं। यहाँ तक कि जमीन के नीचे होते हुए भी वहाँ आसमान नजर आता है और हल्की हवा भी चल रही होती है। मैदान के दूसरी तरफ एक चट्टान से बना हुआ महल होता है और उसमें से एक डार्क एल्फ बाहर आता है। मेमोरी को एहसास होता है कि ये वही फॉरबिडन विच है जिसे वो ढूंढ रहा था। वो जानता है कि यही विच उसे वो ज्ञान और ताकत दे सकती है जिसकी मदद से वो गॉडेस से अपनी बदला ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन पीस आउट।